चलो गुड मॉर्निंग। थोड़ा एनर्जी, सुबह सुबह का क्लास है, तुम नींद में हो। बोलो एनर्जी के साथ गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। आओ चालू करते हैं एसएम। लास्ट क्लास मूवी देख लिया, हो गया। पूरा 20 क्लासेस का मूवी हम लोग एक साथ लास्ट क्लास देख चुके थे, ठीक है। अब जहां जहां हम लोग को मूवी रेफरेंसेस ड्रॉ करना होगा, अब वो हम लोग फर्स्ट क्लास को रेफर कर लेंगे। अगर कोई और मूवी का रेफरेंस ड्रॉ किया तो ये मत बोलना चलाइए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। बुक आ गया ना सबके पास? इजीली हम लास्ट क्लास हम लोग कुछ मार्किंग नहीं किए थे कि बुक को थोड़ा सा टाइम लगेगा जिसको भी जाने में। हाँ, ओम फर्स्ट चैप्टर का सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। बट अभी तुम पीडीएफ लेके कुछ नहीं करेगा, मार्क कर लेते हैं। मार्क कर देता है यहाँ पे। मार्क करने के बाद में पीडीएफ हम ग्रुप पे डाल देगा। आई थिंक दैट विल मेक मोर सेंस, क्योंकि अभी तुम क्या देखेगा, अभी तो स्क्रीन पे दिख जाएगा। मार्किंग के बाद हम पीडीएफ शेयर कर देगा, डोंट वरी, ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलो तब द फर्स्ट चैप्टर शुरू कर लें। लास्ट क्लास खुद पढ़े थे, लास्ट क्लास रिवाइज नहीं कर सकते, मूवी चलाना पड़ेगा जल्दी जल्दी करके। बट कुछ कुछ वर्ड्स कीवर्ड्स हम लोग पढ़े थे, एक बार रिपीट करें बिना मूवी रेफरेंसेस के, ठीक है। एक तो जैसे मूवी चालू करे तुम लोग लाइट बंद कर दे रहा था, अब ऐसे बैठ बैठ देखा आधा में तो काला हो गया। चलो तो लास्ट क्लास बोलो हम लोग 2 मूवी का रेफरेंस लिए थे। सबसे पहले बाहुबली, शुरू से लेके एंड तक बोलो उसमें हम लोग क्या क्या देखे थे। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव वहां क्लियर था। क्या ऑब्जेक्टिव था? जंग जीतना। अरे थोड़ा बोलो ना, जंग जीतना ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, अब वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना रहे थे। हाँ करने से नहीं हो, लोरी थोड़ी चल रहा है। हाँ सही बोल रहे हैं, बोलना होगा वरना याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट है, सुन के कभी याद नहीं हुआ किसी को, बोलो याद रहेगा। और जितने लोग ऑनलाइन बैठे, तुम ऐसे भी आधे नींद में लेट के चद्दर उद्दर ओढ़ के क्लास कर रहे हो, सब पता है। तो थोड़ा बोलते हुए चलना, लोग पागल समझेंगे, समझने देना, बोलते हुए चलो। लेकिन तो ऑब्जेक्टिव क्लियर था, उसको पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाए थे। क्या स्ट्रैटेजी था? त्रिशूल व्यू। अच्छा शर्मा क्यों रहा है भाई, बोलो। जो नहीं बोलेगा माइक दूसरा वाला माइक पे बोलना पड़ेगा, ठीक है। बोलो स्ट्रैटेजी क्या था? त्रिशूल व्यू। क्या उसमें एक टाइम फ्रेम अटैच था? आधा पैर एक पैर कुछ तो भी था ना, और उसमें वो पूरा अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दिए थे? स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन। फिर धीरे धीरे उसको इंप्लीमेंट किया, लोग इन्वॉल्व हो गए थे इंप्लीमेंट करने में, सारा सेटिंग अप हो रहा था, सब तैयारी वगैरह हो रहा था, तंबू चीर के कपड़ा ले आना, वो सारा बात। अब ये मत बोलना ये तो नहीं देखे थे। तो वो क्या होने लगा था? स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। जो प्लान बनाए थे एग्जीक्यूशन होने लगा, हाँ या ना। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए नहीं पता, देखते, ठीक है, वो हम लोग देखें, डोंट वरी। नॉर्मली तुम लोग पढ़ा होगा ना मैनेजमेंट वगैरह में, जो हम लोग प्लान बनाए और इंप्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया, क्या दोनों सेम है? अरे नहीं, क्या ऐसा कंक्लूड ही कर दिया? नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा ना रिजल्ट सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो वेरी गुड, जो सोचे थे पूरा हो गया। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, और नहीं तो फिर कहीं कुछ गलत किए थे अपने, और फिर क्या करना पड़ेगा? उसको डिविएशन बोल देते ना, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? करेक्टिव एक्शन, जो तुम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा। नाम मत लीजिए इस चैप्टर का, नहीं बट तुम लोग का अच्छा चैप्टर बन जाता ना। हाँ वही तो, हाँ अच्छा चैप्टर ना, वही तो बोलो ना, पढ़ा है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पढ़ ले, कुछ पूछेगा मत, क्या बोलो ना, पढ़ा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सेट करते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन, स्टैंडर्ड सेट किया, बजटिंग। उसके बाद पहले खर्चा होता है, काम होता है, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, काम होना चालू हुआ, एंड ऑफ द ईयर रियल फिगर्स, एक्चुअल फिगर्स आ जाएगा, और स्टैंडर्ड फिगर्स था, फिर वो कंपैरिजन जाएगा स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। 2 टाइप का वेरिएंस निकला, एडवर्स और फेवरेबल। फेवरेबल तो वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। एडवर्स हुआ तो कहीं तुम गड़बड़ गए थे, उसमें फिर आ जाता करेक्टिव एक्शन। तुम्हारे सिलेबस में शायद यहीं तक है ना, इसके आगे है क्या? नहीं, हाँ ठीक, परफेक्ट। इसके आगे फाइनल वगैरह में आता था, इसको बोलते थे वेरिएंस एनालिसिस। मतलब जो एडवर्स आया, अब उसमें तुम छानबीन करना चालू करो कि कहां गड़बड़ हुआ, क्या कमी रह गया था, वगैरह वगैरह। हाँ कोई बात नहीं है, हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड, इतना ही आता है, बस डन, परफेक्ट हुआ ना। ये बाहुबली वाला रेफरेंस। अभी उरी में हम लोग क्या देखे थे?
सबसे पहले वहां ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, तो ऑब्जेक्टिव भी मल्टीपल हो सकता है ना, अरे बोलो ना, क्या क्या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव था? बॉम्ब, अच्छा वैसा, हाँ सॉरी, मल्टीपल मीनिंग आ जाता है। पहला वाला इंडस्ट्री, पानी वानी बंद करने का। दूसरा ट्रेड बैरियर्स। तीसरा बॉम्बिंग, एलओसी वाला बॉम्बिंग। चौथा सर्जिकल स्ट्राइक। चार चार ऐसा ऑब्जेक्ट, पता नहीं क्या हम लोग लर्न कर रहे, क्यों कर रहे, जो भी चार ऑब्जेक्टिव आया था उसमें से फिर वोटिंग हुआ था ना, कौन सा ऑब्जेक्टिव बेस्ट लग रहा है, उसमें से एक आया सर्जिकल स्ट्राइक, बेस्ट लग रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, अब उसको इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के लिए पहले स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी बनाया, क्या स्ट्रैटेजी था? चार टीम में डिवाइड किए, 20 ईच, चारों को अपना अपना रिस्पेक्टिव टारगेट दे दिया, चारों को रिस्पेक्टिव टारगेट्स दे दिया, सबका एक टाइम फ्रेम बन गया 1 घंटे का। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन डन। अब वो दिन आया जब एक्चुअल में लोग काम करना चालू किए, वो लोग टेक ऑफ किए, अपना काम करना चालू किए। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, कुछ लोगों का 3 टीम का स्ट्रैटेजी एज प्लान्ड काम कर गया, और एक विकी कौशल वाला स्ट्रैटेजी एज प्लान्ड तो काम नहीं किया, बट क्या वो स्ट्रैटेजी फेल किया था? नहीं, कुछ उसको सेटबैक मिला, लेकिन वो मॉडिफाई किया गया और रिवाइज्ड स्ट्रैटेजी हम लोग इंप्लीमेंट किए, हाँ या ना? अब चारों टारगेट्स मीट होने के बाद वो लोग बैठ के चेक करेंगे मीट हुआ या नहीं हुआ। इस केस में मीट हो गया था, मान लो कोई एक आध टारगेट रह जाता, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता फॉर वट एवर बी द रीजन, तब हम लोग क्या चेक करते? आउट ऑफ 8 टारगेट या 7 की जो भी था, 7 टारगेट्स 6 पूरा हुआ, 1 रह गया, क्यों रह गया? अब उसका रीजन तुम एनालाइज करो, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? यही पढ़े थे, ब्रॉडली कॉन्सेप्ट चाहिए ना 100%। इसके बाद अब मार्किंग करना चालू कर देता है। अब देखो तुम कितना क्लीनली एकदम मार्किंग होता जाएगा। अगर तुमको कोई बोल दे स्ट्रैटेजी, कहां गया है ये रहा, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी, डिक्शनरी मीनिंग मत पढ़ना, ये सब नहीं पढ़ने का होता है। डिक्शनरी मीनिंग ठीक है, मतलब थोड़ा सा, फिर बोलेगा तुम आईसीआई में लिखा था डिक्शनरी मीनिंग, आप नहीं लिखे तो लिख दिया, लेकिन पढ़ना नहीं, ठीक है? अब डिक्शनरी मीनिंग क्या, कुछ नहीं, समथिंग टू डू विथ वॉर एंड वेज टू विन ओवर द एनिमी, बाहुबली रेफरेंस लिख लो बगल में, ठीक है? मतलब स्ट्रैटेजी ओरिजिनली बिजनेस से इनिशिएट नहीं हुआ था, वॉर से इनिशिएट। पहले के लोग बिजनेस थोड़ी करते थे, उनका काम ही होता था जंग लड़ना बस, करेक्ट? समझ आया ना? तो रिलेटेड टू वॉर, बस खाली एक वर्ड मार्क करो, पूरा पूरा सेंटेंस तुम कलर मत कर देना, ठीक है? एक तो तुमको हाइलाइटर खत्म करने में अलग मजा आता है, हाइलाइटर खत्म हुआ, खुशी मिला, कितना हाईलाइट कर लिए, जितना हम हाईलाइट कर रहा ना सिर्फ उतना हाईलाइट करना, ठीक है? सिर्फ उतना, और जब नेक्स्ट टाइम भी पढ़ो तो उसी को वापस हाईलाइट करना, ये नहीं अभी 4 वर्ड और हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है ना? तुम मार्किंग मेरे ऊपर रहने दो, करेक्ट? और वही लर्न करना अपने को, बाकी इंग्लिश डन। समथिंग टू डू विथ वॉर एंड वेज टू विन, ये डिक्शनरी मीनिंग हुआ, एमसीक्यू में भूल चूक में कभी दे दिया तो, अदरवाइज नहीं, क्रॉस बगल में है। अब आ जाओ नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन। अब ये सब डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा एक्सप्लेन व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटेजी, 5 मार्क, बच्चा वाला एग्जाम नहीं है। क्यों पढ़ रहे हैं? इनकेस कोई केस स्टडी आ गया और केस स्टडी का तुमको रियल कंटेंट हो सकता है ना फेड आउट हो गया, बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, आंसर को बड़ा कैसे करने का, ये सब यूज करके, समझ आया ना? और ये सब छोटा मोटा चीज फिर एमसीक्यू में कहीं अगर वो लोग पूछ लेते तो दिमाग में क्लैरिटी रहेगा, बस इसीलिए जहां से क्वेश्चन पॉसिबल है वो हम तुमको इंपॉर्टेंट करके मार्क करवाएगा। डन है ना? 100% कंफर्ट है? अभी क्या है कंफर्ट, आगे चलते चले, आ जाओ। सर इतने सुबह आप इतना फ्रेश कैसे लगते हो? अब देखो बात ऐसे कि स्टूडेंट लोग उठ के मस्त चले जाते, जब कॉलेज लाइफ था मस्त बिना नहाए चले जाते, किसको फर्क पड़ता था? अगर हम वैसे आ जाएगा सबको पता चल जाएगा, इसीलिए थोड़ा लगना पड़ता है। चलो इधर आओ, अब बिजनेस कॉन्टेक्स्ट का डेफिनेशन क्या, तुम खुद से बता पाएगा, ये छोड़ दो। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटेजी, जो हम लोग 2 रेफरेंस लिए मूवी का, सबसे पहले एक गोल होना चाहिए तुम्हारे पास, और उस गोल को मीट करने के लिए प्लान होना चाहिए। तो अ प्लान ऑफ एक्शन यूज्ड टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, पक्का याद हो जाएगा? तो देखो कहां गया, ये रहा, अ लॉन्ग रेंज
ब्लूप्रिंट, इसको थोड़ा आसान भाषा में लिख लेना, प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन या लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट टू अचीव, नेक्स्ट लाइन में, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट पेज में, सॉरी, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर, पक्का। अब अगर स्ट्रैटेजी कोई बना रहा है तो ऑब्वियस सा बात है ना, वो कुछ सोच के बना रहा होगा, कुछ तो भी दिमाग में सोच के स्ट्रैटेजी बनाएगा ना। क्या सोच के बनाएगा? वर्स्ट केस, बेस्ट केस, बहुत सारा चीज। बट क्या वो ऐसा कुछ सोचेगा कि अगर हम एक बार स्ट्रैटेजी सेट कर दिए, दो चीज सोचना तुम, सपोज तुम पढ़ाई कर रहे हो अनप्लान मैनर में बिना कोई स्ट्रैटेजी के, तो तुमको हर बार ये सोचना होगा ना भाई पढ़े क्या, कुछ नहीं, पढ़े क्या, बार बार तुम ये सोचना पड़ेगा। और ऐसे भी अपने ये सोचने बैठते पता चलता है ड्राइंग में पहुंच गए। ओवर थिंकिंग मैथ्स, सोचने में तुमको लगेगा 25 मिनट बाद, हाँ चलो ये पढ़ते हैं, शिट टाइम ही कम बचा, यही होगा ना, बोलो ना। तो क्या ऑपरेशंस को स्मूथली कैरी आउट करने के लिए स्ट्रैटेजी काम आ सकता है? कैरिंग आउट ऑपरेशंस इफेक्टिवली। दूसरा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसलिए पहले कस्टमर मार्क करना जरूरी होता है, ठीक है, फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब तुम सपोज करो क्या इसका एग्जांपल दे, कोई भी कहीं कोई शॉपिंग वॉपिंग या सपोज मूवी हॉल में पॉपकॉर्न तो कभी खरीदा होगा, हाँ महंगा है वो तो पता ही है, ये महंगा तुम जब अकेले जाते हो तब याद आता है, जब दो के साथ जाते हो तो तुमको दिल में चुभता है बट तुम जुबान पर नहीं ला सकते। हाँ ये कर रहे हैं, ओह अच्छा, मतलब मूवी त्याग दिया ऐसा, ठीक है। हम देखता है तुम कौन सा क्लास सुबह बंक करके मॉर्निंग शो कॉर्नर टिकट लेके जाना, तो वहां पर तो दो एक्सक्यूज है, कभी कॉलेज कभी ट्यूशन, बस कभी घर में बोलो तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। हाँ ये बात भी सही, चलो सुनो, तो ठीक है, ऑपरेशन स्मूथली कैरी आउट होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तीसरा, कंपटीशन। जियो और एयरटेल वाला जो अपने लास्ट क्लास एग्जांपल लिए थे याद है, कंपटीशन से बेटर कुछ करने के लिए क्या तुमको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तुम्हारे आजू बाजू में देख लो, तुम्हारे आजू बाजू में एग्जाम के लिए तुम क्या हो, बोलो ना, शर्मा मत बोलो, निजी जिंदगी में होगी सब दोस्त, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कॉम्पिटिटर, हाँ या ना। तब अल्टीमेटली निकलेंगे तो 10-12% लोग, बार बार ये नंबर मत बोलिए, बस निकलेंगे कुछ लोग, वो कौन कुछ लोग होंगे, वो कौन कुछ लोग होंगे, जिसका प्लान ऑफ एक्शन सही बना होगा, और वो सही ढंग से सिर्फ बनने से नहीं होता है, आज ही बढ़िया प्लान बनाते हैं, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए ना। तो एक स्ट्रैटेजी बनाया जो तुमको कंपीट करने में हेल्प कर रहा है, और ऑपरेशंस कैरी आउट स्मूथली हो पा रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आ रहा है, डन है। एंड एट द एंड तुम्हारा बिजनेस का एक पोजीशन क्रिएट हो जा रहा है। पोजीशन मतलब समझता है, एक गुडविल तुम बना पा रहे हो। मैगी में कितना ही लेड था, मैगी में कितना ही लेड था, आज भी तुम्हारे घर में क्या बनता है, मैगी। कोई है जो यूपी नूडल्स खाता है, हाथ मत उठाना, मन में बोल लेने का होता है ये सब चीज, थोड़ा वो हो जाता है ना, वायलेंस हो सकता है इसमें। यूपी नूडल्स वाले, अब तो कोई थोड़े हाथ उठाएगा, हाँ फिर भी मैं प्राउड टू बी यूपी नूडल्स फैन, समझ आ रहा है ना, क्लियर। तो फिर भी वो एक ऐसा पोजीशन क्रिएट, एप्पल ऐसा कोई पोजीशन क्रिएट करके रखा है कि बाद बाकी कॉम्पिटिटर काफी पीछे चल रहे हैं, समझ आया। अब ये 4 वर्ड दिमाग में अभी तो सेट हो गया, भूल जाएंगे तो इसका एक लाइन लिख लो तुम, जहां जहां ऐसा कुछ लाइंस पॉसिबल होगा ना वो अपने लिख लेंगे, तुमको वो याद रहे ना रहे, लाइन जरूर याद आ जाएगा, ठीक है। और लोग मेरे को ऐसा बताते हैं, चीटिंग करना होता है ना एग्जाम में, 6 मार्क का क्वेश्चन आया, खाली न्यूमोनिक बोल देते, हो गया बाकी पॉइंट याद आ गया, ऐसा लोग बोलता है, ये सब भी होता है। स्ट्रैटेजी is a plan of action, या इसको गेम प्लान भी लिख सकता है। जब भी तुम रिवाइज करो ना, या जब भी हम लोग रिवाइज करेंगे, हम लोग कभी भी ना प्लान ऑफ एक्शन वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हो गया सिंपल लैंग्वेज। जब तुम रिवाइज करो
ऑलवेज रेफर टू बुक वाला कीवर्ड्स। जैसे यहां पे क्या लिखा है, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट या गेम प्लान। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं, अगर तुम प्लान ऑफ एक्शन बोलना चालू कर दिया एग्जाम में 100% तुम प्लान ऑफ एक्शन ही लिखेगा। बट अगर तुम लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट या गेम प्लान बोलना चालू किया, देयर इज स्टिल अ 70-80% चांस कि तुम यही वर्ड्स को रेफर कर लो एग्जाम हॉल में, और नहीं भी तो प्लान ऑफ एक्शन तो लिख ही लोगे। तो इसीलिए जब रिवाइज करो, एक्चुअल कीवर्ड्स रिवाइज करो। एग्जाम में क्या लिख के आए वो एग्जाम के बाद याद भी नहीं रहेगा, एटलीस्ट मन में तो ये रहेगा ना सही लिख के आए। चलेगा, पक्का पक्का। इसीलिए हम जितने जगह पॉसिबल होगा ना वर्ड्स अपने चेंज नहीं करेंगे, और यही ऐसे ही मार्क्स इंक्रीज होता है। डन है ना, पक्का। तो स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान विच कॉप्स यूज, कॉप्स मतलब समझ गया, पुलिस, वेरी गुड। कॉप्स यूज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। लाइन के पीछे लॉजिक मत खोलना चालू करना, मिलेगा नहीं पीछे। कॉप्स वो है, अब बोलो, अब तुम समझ जाएगा। कॉप्स का सी मतलब जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, कंपीट सक्सेसफुली। सी माने कंपटीशन, ओ ऑपरेशंस, पी पोजीशन, और एस सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। समझ आया, पक्का पक्का 100%। तो यहां पे तुम लिख लो पी ओ एस सी। चलेगा, पक्का 100%। ये सब डेफिनेशन तुमको बस कोई भी आंसर आ जाए ना केस स्टडी स्पेशली, तो तुम ये सब में सजा सकते हो इजीली। वो हम लोग जब केस स्टडी रेफर करेंगे ना तब तुमको बताना चालू कर देगा कैसे कैसे लिखना होता है। डन डन डन, पक्का। एक बार रिपीट करेगा, सब जन को रिपीट करना होगा तभी याद होगा। और हम तुमको गेम, एकदम रियल गेम बता रहे हैं। तुम लास्ट 2-3 क्लास में एकदम मार्क माय वर्ड्स, लास्ट 2-3 क्लास में तुम चेक करेगा, लास्ट 2-3 क्लास में तुमको ये रियलाइज होगा कि अगर तुम 17-18 क्लास बोलते हुए चला, तुमको एक कॉन्फिडेंस है, मन में पॉइंट्स तो याद है, कुछ भी बोल लो पॉइंट याद है, 100% कभी याद नहीं हो सकता, बट मोटा मोटा 40-50% कंटेंट याद है, और वो जो कॉन्फिडेंस देता है वो अपरंपार होगा, लेकिन उस समय रियलाइज करके लेट हो चुका होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हुए चलो। और अब तुम क्लास करने बैठ ही गए, तो 2 घंटे को सही से यूज कर लो, बोलते हुए चलना। ठीक है, सब जन को बहुत जोर से बोलते हुए चलना होगा। पहला, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान या लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और इससे फायदा क्या आ रहा है, कौन यूज कर रहा था इसको? कॉप्स। सी, इट हेल्प्स इन कंपीटिंग सक्सेसफुली। ओ, कैरिंग आउट ऑपरेशंस इफेक्टिवली। पी, पोजीशन, क्रिएटिंग अ मार्केट पोजीशन। एस, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। आ गया ना कीवर्ड सारा, पक्का हो रहा है यार, थोड़ा थोड़ा चलेगा। अब स्ट्रैटेजी तो बन गया, स्ट्रैटेजी बनाने वाला कौन? स्ट्रैटेजी बनाने वाला कौन? मैनेजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो स्टडी प्लान होता है कौन बनाता है? तुम खुद मतलब खुद यार, विद रेफरेंस टू अ टीचर। करेक्ट, ऐसा बोल सकते क्या? एक मैनेजमेंट प्लस थोड़ा सा दूसरा हायर लेवल मैनेजमेंट, ऐसा बोल सकते हैं। बाहुबली में स्ट्रैटेजी कौन बना रहा था? नहीं, वो नहीं बनाया था। कौन बना रहा था? बाहुबली एक तरफ और दूसरी तरफ उसका भाई, नाम नहीं लेंगे, भल्लाल देव। ये दोनों जन मिलकर स्ट्रैटेजी बना रहे थे ना। अरे बोलो ना, टॉप मैनेजमेंट बोल सकता है उस मूवी के लिए तो। हाँ, क्या बात कर रहे हैं पता नहीं, समझ आ रहे हैं ना, उस मूवी के लिए। हाँ, उरी में कौन स्ट्रैटेजी बना रहा था? नहीं, वो स्ट्रैटेजी बनाता तो हो जाता फिर। वो पूरा आर्मी वाले टॉप मैनेजमेंट में जो लोग भी थे ना, विकी कौशल एंड रिमेनिंग ग्रुप, जो लोग भी टॉप मैनेजमेंट में बैठे थे। हाँ या ना, बात समझ आ रहा है? तो वही अगर रिलायंस जियो का स्ट्रैटेजी है, सपोज जियो लॉन्च करना था, कोई एम्प्लॉय बोलेगा क्या कि जियो लॉन्च करते फ्री में, मुकेश अंबानी का रिप्लाई क्या होता? समझ गया? बताए क्या समझा? क्या समझा? हाँ ठीक है, बोलो तो सही। हम तो समझ गए थे, तुम समझ गए, तब फिर ठीक है। सेम पेज पे है तो तब कोई दिक्कत नहीं है, फिर परफेक्ट। ठीक है, बाकी कोई भी है जो नहीं समझा, कोई बात नहीं, पोगो टीवी है। चलो
देखो, तो मैनेजमेंट माने कौन हुआ? फर्स्ट बेसिक सेंस अगर बात करें, मैनेजमेंट माने जो स्ट्रैटेजी बना रहे वो। अरे हाँ या ना? कोई ग्राउंड लेवल पे कोई एम्प्लॉय थोड़ी ना स्ट्रैटेजी बनाएगा। डन है। सपोज तुमको डोमिनोज का बाय वन गेट वन का ऑफर लाना है, क्या एम्प्लॉय डिसाइड करेगा आज ऑफर लेके आते हैं? फिर से मैनेजमेंट उसको गाली देगा। समझ रहा है? पक्का? क्यों टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाएगा, नॉट द जूनियर लेवल मैनेजमेंट? क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी बनाने के पीछे बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। सबसे बड़ा चीज, फ्री में सिम कार्ड बांटना, तो पेपर में हम लोग भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फ्री में सिम कार्ड बांटेंगे, वो वहीं रह जाएगा। स्ट्रैटेजी के पीछे तुमको सबसे बड़ा चीज सोचना पड़ेगा, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? अब जियो के पास था ना रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैकिंग, तो वो फ्री में सिम कार्ड ला पाया। बट क्या एयरटेल और वोडाफोन, क्या वो सेम चीज फॉलो कर पाए? नहीं, क्योंकि एयरटेल का सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री था, और टेलीकॉम इंडस्ट्री कैश रिच इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पैसा लेता है इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसेज एंड एक्सेट्रा। वो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, तो गवर्नमेंट को बहुत रुपया देना पड़ता है। तो एयरटेल और वोडाफोन के पास उतना कैश था ही नहीं। वोडाफोन तो बेचारा आज तक कैश क्रंच पे चल रहा है, करेक्ट? तो उनके पास उतना कैश था ही नहीं कि वो ये फ्री सिम कार्ड को सपोर्ट कर सके। सेंस बनाना पक्का। तो इसीलिए मोस्टली टॉप मैनेजमेंट लेवल पर ही स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होता है। डन डन डन। दूसरा, जो स्ट्रैटेजी बनाया, क्या कभी भी वो इंप्लीमेंट करेगा? स्ट्रैटेजी बना तो दिए थे बाहुबली और भल्लाल देव मिलके, बट ये तो तंबू चीर के कपड़ा लाना था, क्या वो जाके तंबू चीर के कपड़ा ला रहा था? अरे बोलो ना। नहीं ना, वो काम, हाँ, अच्छा आउटसोर्स बोला। काम आउटसोर्स करेगा ना, काम कराएगा बाकी लोग से। हाँ या ना? बोलिए मत, हम लोग को सिर्फ काम करना आता है दूसरों के कहने पे, कराना तो कभी सीखे नहीं अभी तक। कराता है, करता है काम। हाँ, तुम लोग तो कराता है, तुम लोग करता है, एकदम क्लियर। ये तो डिफरेंस बचपन से सीखे हैं, ठीक है ना? अब बाकी तुमको जानने की दरकार नहीं, कौन बोला कराता है, कौन बोला करता है, ये क्लियर फैक्ट है। वेरी नाइस। हाँ, श्वेता बोलिए इंस्ट्रक्शन देगा। वेरी नाइस। समझ आया ना? तो दो मीनिंग आ जाता है मैनेजमेंट का। बोलो, पहला सेंस जो स्ट्रैटेजी बना रहे वो, दूसरा जो काम करवा रहे है। जो स्ट्रैटेजी बनाया वो कभी भी खुद से काम नहीं करेगा। मुकेश अंबानी क्या आके फ्री में सिम कार्ड बांट रहे थे क्या? प्लान बना दिए ना, अब वो बता देंगे किसको क्या काम करना है। समझ आया? पक्का। तो स्ट्रैटेजी का दो मीनिंग होता है। सबसे पहले होता है वो लोग, हिंदी में लिख लेना, कुछ नहीं होगा, बस एग्जाम में हिंदी मत लिखना। ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड तुमको थोड़ा सा जगह दिखेगा ना, वहां लिखते हुए चलना। जगह तो नहीं दिख रहा है। वो लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, नहीं कहीं नहीं लिखना, दूसरा साइड लिख लो। वो लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, देखो ना, सिंपल, अ की ग्रुप विच इज इन चार्ज ऑफ। अब देखा आईसीआई का बुक ऐसा बनता है, डबल मीनिंग में बात छोड़ देगा। कौन सा अफेयर? फरवरी का महीना एक ही आ रहा है दिमाग में। कौन सा अफेयर? इसमें मुंह से नहीं निकलेगा आंसर। डे टू डे बिजनेस अफेयर। काफी ऑब्वियस था, लिखने का था नहीं, बट कोई बात नहीं, चलेगा। समझ आया? अ की ग्रुप विच इज इन चार्ज ऑफ बिजनेस अफेयर्स, उसका काम क्या होगा? इंटीग्रेटिंग रिसोर्सेज। इंटीग्रेटिंग रिसोर्स तुम बचपन जो पढ़े हो, 5 M's, मनी, मटीरियल, मैन पावर, मशीन एंड, चार ही पढ़े थे, पांचवा कहां से आया? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट टू इंटीग्रेट ऑल द रिमेनिंग 4 M's। क्या क्या? मनी, मटीरियल, मैन पावर, मशीन। चलेगा ना? तो उसका काम यही इंटीग्रेट करना होगा। उसी को देख लो नेक्स्ट लाइन में वो लिखा है, ठीक है? बाजू में करके लिख लो 5
छोटे भाई बहनों पे ही जोर चलता है। हाँ, ये बात भी सही है, करेक्ट, चलेगा। अब स्ट्रैटेजी तो जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का बंटवारा हुआ तो दोनों के हिस्से में बराबर बराबर कंपनीज आया था। कौन दोनों? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों के हिस्से में बराबर कंपनीज आया था। लेकिन आज के दिन दोनों का हिस्सा बराबर तो दूर दूर तक नहीं है। स्ट्रैटेजी तो दोनों बनाया, फिर प्रॉब्लम क्या हुआ? क्वालिटी ऑफ स्ट्रैटेजी, टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन, काफी कुछ जगह प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर बिजनेस का सक्सेस होगा या नहीं होगा, और हुआ भी तो कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट। क्या तुम इतना सा बोल सकते हैं कि रिलायंस जियो जैसा थॉट प्रोसेस ना कभी आया ना कभी आ सकता है? क्या इतना सोच सकता है? जब जियो आया किसको किसको लगा था, कौन कौन मुकेश अंबानी को गाली दिया था? सही से बताना। हम तो दिया था, क्योंकि अपने उस समय शेयर होल्डर थे, हम तो बड़ा गाली दिया था। लेकिन उस समय थोड़ी ना इतना पता चला था कि वो क्या 40-60% मार्केट शेयर कैप्चर कर जाएगा, और सबके पास जो ऑल्टरनेट आ रहा था, मम्मी जियो, पापा जियो, भाई जियो, ऐसा करके वो प्राइमरी बन जाएगा और पहले वाला साइड हो जाएगा। यही हुआ सबके साथ, हाँ या ना? कोई और ऐसे सोच पाया था क्या? जबकि एयरटेल और वोडाफोन कब से इस लाइन ऑफ बिजनेस में थे? नहीं। तो सक्सेस या सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट। पता नहीं क्यों कैरेक्टर भी लिखा है, कैरेक्टर माने कोई फ्रॉड ना करे, जैसे सत्यम कंप्यूटर, ये नीरव मोदी, विजय माल्या, वो वाले लोग के लिए कैरेक्टर लिखा है। डन, समझ आ रहा है ना? एग्जाम्पल सब रिलेट हो रहा है तो परफेक्ट। आ रहा हूं, देख लो। सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंड ऑन कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। नहीं हुआ था अतुल, नहीं हुआ था, इधर आ जा, अभी कर ले भाई क्लास। डन। बोलो पहला सेंस क्या लगा, क्या था? मैनेजमेंट माने वो लोग जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इसको लिखेगा क्या? पहला, की ग्रुप इंचार्ज ऑफ बिजनेस अफेयर्स, इनका काम होगा इंटीग्रेटिंग द रिसोर्सेज, 5 M's, और बिजनेस ग्रो करना यानी सक्सेस सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। चलेगा? पक्का? नेक्स्ट, सेकंड सेंस मतलब काम करवाना, करना नहीं, वो एम्प्लॉई है, लुंगी वाला वर्कर, काम करवाना, वो होगा मैनेजमेंट। समझ आया? ठीक है। जैसे तुम रेस्टोरेंट में जाके बोलता मैनेजर कौन है, कभी बोला होगा? कॉल योर मैनेजर, बोला होगा ना, थोड़ा हीरो बन के। घर में तो चलता नहीं है, घर में बोल दिया तो एक चपेट पड़ेगा घुमा के। रेस्टोरेंट में बोल सकते हैं, हाँ या ना? अरे बोलो ना, नहीं बोला क्या कभी जिंदगी में? बोला होगा। तो अब वो आ भी जाता है, क्या वो थोड़े ना तुमको खाने का प्लेट परोस के देगा? वेटर अलग, मैनेजर अलग। तो मैनेजर काम करवाता, एक ही जगह उसका चलेगा ना कंपनी में, घर पे नहीं चलता है। समझ आ रहे है ना? पक्का? क्लियर? देख लो, तो मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। मतलब इन्फ्लुएंस प्रोसेस, तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो काम करने के लिए। अब इसका दो तरीका हो सकता है, एक होता है रिजिड, स्कूल की टीचर, पनिशमेंट वाला, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड तो कभी जिंदगी में नहीं मिला, पनिशमेंट जरूर आया, वो वाला, वो तो स्ट्रिक्ट बिहेवियर। दूसरा होता है नहीं, नहीं, अरे ठीक है, बोलते चलो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होता है मोटिवेशन वाला। नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, एक और बार ट्राई कर। वैसा टाटा ग्रुप, ये हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। टाटा ग्रुप का कल्चर हम तुमको सारा एग्जांपल्स दे रहा है, बहुत जगह सारा एग्जांपल ना रिपीटेड काम आता चला जाएगा, ठीक है? टाटा ग्रुप का बिजनेस, एप्पल का बिजनेस कल्चर, कभी तुम लोग ये सब केस स्टडी कभी सुना है, पढ़ा है? हम बताता है। एप्पल का बिजनेस कल्चर जब स्टीव जॉब्स था, अब तो टिम कुक है, वो फॉलो हो रहा है। जब स्टीव जॉब्स था, उसका बिजनेस कल्चर कैसा था तुमको पता है? अगर कोई इंप्लॉय लेट आया, पहले दिन उसको गाड़ी का चाबी दे देगा, कल से टाइम पे आना, और कुछ नहीं, गाड़ी का चाबी दे देगा, कल से टाइम पे आना। अब क्या एम्प्लॉय के पास रीजन है लेट होने का? तो मेट्रो में आना। तुम दोनों जगह नहीं बोल सकते ना एक्सक्यूज, करेक्ट? दूसरे दिन जब वो लेट आया, उसको रेजिग्नेशन लेटर थमा देगा सीधा। ये था एप्पल का कल्चर, और तभी वो आज के दिन वो जहां है वहां है। सही है? पक्का? और वहां तुम बोलेगा कौन ऐसा जगह काम करेगा? जब मोटा मोटा पे चेक आएगा, तुम भी झक मार के वैसा ही जगह काम करोगे। समझ आया ना? पक्का? गाली तो दोनों ही जगह खाना है, एटलीस्ट पैसा तो ज्यादा मिले, है ना?
इधर तो 2,500 रुपए में प्रिंसिपल भी गाली दे देता है। सेकंड सेंस है, सेकंड एक्सट्रीम कल्चर है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का कल्चर था, तुमको पता है टाटा स्टील इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन इंडिया। उससे नीचे कोई नहीं जा पाता है। सेल बोल लो, जेएसडब्ल्यू स्टील बोल लो, कोई भी स्टील कंपनी, सबसे मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टाटा स्टील। सिमिलरली आईटीसी इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तुम्हारा फेवरेट सिगरेट्स, टोबैको इन इंडिया। अब ये लोग ऐसा थोड़े एक ही दिन में लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन गया, बहुत सारा सीरीज ऑफ इवेंट्स चला होगा, है ना। तो वो इवेंट्स के पीछे टाटा ग्रुप का अगर हम एग्जांपल का बात करें, टाटा ग्रुप का कल्चर था रिवॉर्ड फेलियर। सुन के अच्छा नहीं लगा? टाटा ग्रुप का कल्चर था रिवॉर्ड फेलियर। इसका मतलब बता पाएगा? अच्छा काम को तो हर कोई रिवॉर्ड करता ही है, यहां पे जो फेल किया ना उसको भी रिवॉर्ड करेगा। फॉर रिवॉर्ड क्या चीज का? फिर रिवॉर्ड फॉर ट्राइंग आउट, रिवॉर्ड फॉर ट्राइंग आउट। एटलीस्ट तुम ट्राई तो किया, तो इससे क्या मोटिवेशन मिला ट्राई करने के लिए। भले ही तुम रिजल्ट में फेल हो या पास हो, फर्क नहीं पड़ेगा, पर एटलीस्ट तुम, हर एक एम्प्लॉय कोशिश तो करता है ना। और अगर 10 लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई एक जन पास हुआ, टाटा ग्रुप का तो भला हो गया, उसको तो ये चाहिए था। यही सब रीजन से टाटा स्टील का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना कम है। नैनो का जो कॉन्सेप्ट आया था वो ऐसे ही तो आया था, एम्प्लॉइज का रिसर्च एंड R&D के कारण कोई एक जन का प्लान ऑफ एक्शन बन रहा था। ये समझ आया? वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, बात अलग है, बट कोशिश था ऐसा। क्लियर हो रहा है ना? पक्का। अब तुम इसमें कुछ सही गलत बोल सकता है क्या? एप्पल सही या एप्पल गलत, टाटा ग्रुप सही? सुन के तो ऐसा ही लग रहा होगा, बट इनमें कुछ सही गलत नहीं है। दीज आर जस्ट टू डिफरेंट अप्रोचेस। समझ आया ना? रिजल्ट से मतलब होना चाहिए, तुम रिजल्ट कैसे ला रहे हो, बात ये। क्लियर है? दोनों ही इन्फ्लुएंस प्रोसेस था। समझ आया ना? पक्का। तो इसमें लिख लो वन एक्सट्रीम टाटा ग्रुप, जिसका कल्चर क्या था? रिवॉर्ड फेलियर। और दूसरा अदर एक्सट्रीम एप्पल, जिसका कल्चर क्या था? पनिश फेलियर। और यही कर करके एप्पल का R&D टीम इतना कॉम्पिटेंट है ना, इतना कॉम्पिटेंट है, मतलब वो, उसके पास गलती का स्कोप नहीं है, क्योंकि उसको पता है अगर वो गलती किया नेक्स्ट डे वो कंपनी में टिकेगा नहीं। समझ आया? पक्का। तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला? इन्फ्लुएंस प्रोसेस, मतलब टू मेक थिंग्स हैपन। खुद नहीं करना है, टू मेक थिंग्स हैपन, बस ठीक है। टू डायरेक्ट पीपल एंड टू डायरेक्ट पीपल, चलेगा? पक्का 100%। तो पहला वाला डेफिनेशन वो लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, दूसरा वाला डेफिनेशन में जो काम करते नहीं कराते। डन। सब चीज बैठ रहा है ना दिमाग में? अभी हम धीरे धीरे हल्का हल्का स्लो चल रहे, जहां जहां लगेगा जरूरत वहां पेस बढ़ा देंगे, जहां लगेगा अभी, क्योंकि अभी हम तुमको सारा एग्जाम्पल्स सेट करवा रहे हैं धीरे धीरे। काफी जगह यही सब एग्जाम्पल्स के रेफरेंस से तुम समझ के आगे बढ़ पाएगा। डन है? पक्का पक्का। एक बार यहां तक रिवाइज करें, स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटेजी? बोलो। हाँ देखो, हम पहले बता दे रहे, बोर मत हो ना। 2 घंटे में 45 मिनट हम लोग रिविजन ही करेंगे, बार 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 बार। और इसीलिए बोल रहा है ये रिविजन मेरे लिए ना, मेरे को याद है, ठीक है ना? मेरा टेस्ट मत ले लेना, देखिए याद है कि नहीं। ये तुम्हारे को लर्न करना, तुम्हारा भी कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारे को लर्न करना। और जितना रिवाइज करेगा, ट्रस्ट मी, तुमको उतना याद होता चला जाएगा। और बोलते हुए चलना, मन में नहीं, जोर से बोलो। स्ट्रैटेजी मतलब बिना देखे बोलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी? पहला, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट या गेम प्लान विच कॉप्स यूज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कॉप्स मतलब इट हेल्प्स इन क्या? कॉम्पीटिंग सक्सेसफुली। ओ, ऑपरेशंस को कैरी आउट करना। पी, पोजीशन क्रिएट किए थे। और एस, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। है ना वर्ड? परफेक्ट। मैनेजमेंट का 2 मीनिंग,
जो लोग काम कराते हैं और वो लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं और जो काम करवाते हैं। यानी फर्स्ट मीनिंग में क्या आया, की ग्रुप इन चार्ज ऑफ बिजनेस अफेयर्स। काम होगा इसका इंटीग्रेटिंग रिसोर्सेज, 5 M's। एंड सर्वाइवल होगा या सक्सेस किस पे डिपेंड करेगा, कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। परफेक्ट है ना, बोलते हुए चलो याद होगा। सेकेंड सेंस में जो काम कराते हैं, यानी इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस, मतलब टू मेक थिंग्स हैपन एंड टू डायरेक्ट पीपल। समझ आया? परफेक्ट, 100% चलेगा ना। आ जाओ अब नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी वर्सेस मैनेजमेंट। तुमको क्या लगता है, एक तरफ स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़े, एक तरफ मैनेजमेंट पढ़े, क्या ये दोनों सिमिलर चीज है? दोनों में से कोई एक हो काफी है? कंपनी में स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट बढ़िया नहीं हो, काम चलेगा? मैनेजमेंट हो बट देयर इज नो स्ट्रैटेजी, दोनों चाहिए ना। स्ट्रैटेजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन, उसको बनाने वाला मैनेजमेंट, उसको फॉलो करवाने वाला मैनेजमेंट। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? सिंपल है ना, बस यही देख लो, इस पे एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं चाहिए। स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट, ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स। और स्ट्रैटेजी इज अ फ्रेमवर्क फॉर द मैनेजमेंट। अगर तुम प्लान ऑफ एक्शन बना लो तो क्या वो तुम्हारे लिए एक रेफरेंस टूल की तरह काम करेगा ना। जब तुमको लगे एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या पढ़ना है चेक किया और वो सब्जेक्ट को चालू किया, है ना? यही होता ना। तो इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट। काम खत्म, इसमें और कुछ नहीं करना है, डन। ये सब हम एक एक दो लाइन मार्क कर रहे हैं जस्ट टू फिल केस स्टडीज, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या तुम कभी भी, कोई भी इंसान एकदम से परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना सकता है? कोई ऐसा है तो मिलवा दीजिए, हम लोग सीखे स्ट्रैटेजी बनाना। बोलो, कोई भी ऐसा है जो एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना सकता है? कोई चांस ही नहीं है। इट कैन नेवर बी परफेक्ट और फ्लॉलेस, इट कैन नेवर बी परफेक्ट या फ्लॉलेस। तो ऑब्वियसली उसको क्या होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक माने प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक माने प्रैक्टिकल अप्रोच से बनाना होगा, मतलब टेक इन टू अकाउंट कि भाई कल को कोई ऐसा चीज हो सकता है जिसकी वजह से तुमको स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ सकता है। तो दिल पे मत लेना, समझ आया? क्लियर, डन ना। देखो, मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए रेडी रहना। अब जैसे एयरटेल, जियो आया तो कुछ सोच के बता के थोड़े आया था, भारती जी कल जियो लॉन्च कर रहे हैं, कर दें, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, बोलो ना। जियो अचानक से लॉन्च हुआ और उससे पसीना एक ही इंसान को छूटा होगा पूरे इंडिया में, भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल, हाँ या ना? अब क्या वो एयरटेल बंद कर दिए? अब नहीं हो पाएगा, कुछ रिवाइज किया और आगे बढ़ा, हाँ या ना? वैसे ही काम करने का, तुम डेली स्ट्रैटेजी रिवाइज कर रहे हो, मिसकैलकुलेशन ही मिसकैलकुलेशन अपने जिंदगी में, डन है ना? पक्का। दोनों में फर्क है, हाँ। मिसकैलकुलेशन माने जैसे तुमने एंटिसिपेट किया, जैसे सपोज करो अपने एंटिसिपेट करे 20 क्लासेस में काम हो जाएगा, हम बस हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे, दिल पे मत लेना। 20 क्लासेस में काम हो जाएगा, अभी तो एक प्लान है ना। नहीं हुआ तो क्या बोल दे, 20 जितना हुआ उतना ही काफी है, ये बोलने से चलेगा क्या? हो सकता है ना एक आध क्लास बेसी चले जाए, एक आध क्लास कम हो जाए, कम हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत बढ़िया। ज्यादा लग गया तो ले लेंगे, तो अप्रूवल थोड़ी ले रहा है, अप्रूव कोई बात नहीं। अगर ज्यादा लग गया एक आध क्लास तो लेना ही पड़ेगा ना, रिवाइज कर देंगे स्ट्रैटेजी, कोई बात नहीं, 20 नहीं 22 क्लास में हुआ सिलेबस, हाँ या ना? परफेक्ट ना। ये हुआ मिसकैलकुलेशन, जब तुम्हारा कैरी आउट हो रहा है बस थोड़ा टाइम फ्रेम गड़बड़ हो गया। अनएंटिसिपेटेड इवेंट क्या हुआ, कल को कोविड का एक और वेव आ गया, हो पाएगा 20 क्लास? लाइव नहीं हो पाएगा, घबराओ मत, कोई बोल ही नहीं रहा है, लाइव नहीं हो पाएगा, बेसी से बेसी फेस टू फेस। बाकी तो रिकॉर्डिंग लाइव तो अपने तो कर ही देंगे ना, मतलब ना भी नहीं बोल पाया, समझ आना? तो वो हुआ अनएंटिसिपेटेड इवेंट। अनएंटिसिपेटेड इवेंट इज समथिंग एक्सटर्नल, मिसकैलकुलेशन इज जो तुम कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन कर दिए, रोज करते पता है, समझ आया ना? क्लियर हो रहा है ना? पक्का। चले आगे। अब ये तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन है जो सुपर इंपॉर्टेंट। अच्छा वैसे मेरा मानना होता है कि ये तो जैसे पूरा टेक्स्ट चल रहा है, ठीक है, और
इसमें आईसे मॉड्यूल में जो जो डायग्राम्स दिया है वो हम एग्जैक्टली वैसा का वैसा डायग्राम्स यहाँ नोट किया है, बुक में वैसा ही है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। क्यों? क्योंकि वो जब चेक करेंगे तो वो तुमको जितना रिलेटेड टू द बुक डायग्राम दिखेगा ना, उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। अब बहुत जगह डायग्राम्स नहीं भी है, करेक्ट, या कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स है, उसको अपने, मेरा मानना होता है सिंप्लीफाई करके तुम डायग्राम्स बना दो, क्योंकि एसएम इज अ थ्योरेटिकल पेपर। अब उसमें आंसर्स तो हर कोई लिख के आ रहा है ना, और इन्विजिलेटर जो सामने जो चेक कर रहा होगा वो ऑब्वियसली एक इंसान है। सोच के देखो, उसका कल झगड़ा हुआ हो घर पे, गुस्सा कहां निकले? घर पे निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो मैनेजमेंट ही नहीं है, वो बेचारा एम्प्लॉय है, घर पे नहीं निकल सकता उसका गुस्सा, कहां निकलेगा? तुम्हारे पेपर में। और हम लोग को ये लगता है, सोच के तो आए थे 80 मिल जाएगा, समझ रहे? मतलब जोक्स अपार्ट, ऐसा होता है। तो हम लोग को करना क्या पड़ता है कि एक एग्जामिनर, एक इन्विजिलेटर, तुम सोच के देखो, तुमको 100 रुपया मिला एक पेपर चेक करने का, तुम कितना टाइम स्पेंड करेगा उस पर? 5 से 7 मिनट, करेक्ट, 5 से 7 मिनट। तुम लिख के कितना आते हो? 3 घंटा का पेपर नहीं, कितना पेज? 15 से 20 तो हो ही जाएगा, करेक्ट। 15 to 20 हो जाएगा, कोई में थोड़ा ज्यादा, कोई में थोड़ा कम, एवरेज 15 to 20। तुमको 15-20 पेज पढ़ने में टाइम कितना लगता है? पूरा दिन भी निकल जाता है कभी तो, आधा घंटा। तो उसको रिवाइज थोड़ी करना, उसको चेक करना। पहली बार तुम्हारा वो भी ऐसा हैंडराइटिंग, केमिस्ट वाला, सॉरी डॉक्टर वाला, तो समझ आ रहा है ना? तो 5 से 7 मिनट में क्या वो रियल मायने में चेक कर सकता है? नहीं। तो तुमको वो सारा काम करना पड़ेगा जो उसका की पॉइंट्स पे अटेंशन ग्रैब करते हुए चले। कैसे करेगा? जैसे हेड पॉइंट्स लिख रहा है, अंडरलाइन करना है, कुछ कहीं कहीं पे रनिंग डायग्राम्स बना दिया तो काम हो जाएगा ना। और डायग्राम्स का एक और फायदा क्या होता है, वो तुम्हारे पेपर को इट सेट्स अपार्ट। मतलब बाकी मोनोटोनस पेपर है जिसमें तुम्हारा एक डायग्राम का पेपर आया, तो ऑब्वियसली वो ऐसा एक फील गुड फैक्टर आ जाता है ना, उसको लगता है कुछ तो भी नया आता है, इसको मार्क्स बढ़ गया ना। ऐसा नहीं है कि वो डायग्राम के बगल में अच्छा मार्क्स बिठा देगा, नहीं, बट जैसे वो पहला डायग्राम देखा, वो एक उसका एक इंटेंशन बन गया तुम्हारा दिमाग में, क्या इसको आता है, एक इंप्रेशन सेट हो जाएगा ना कि इसको आता है, वो वैसा चेक करेगा आगे। डन है ना? पक्का। तो इसीलिए जैसे स्ट्रेटजी वर्सेस मैनेजमेंट, कुछ नहीं, सेम जो लिखा है ना उसी को अगर तुम डायग्राम में चिपकाओ, सेट थ्योरी पढ़ा हुआ ना बचपन में, 2 गोला बनाना आता है और एक पे ओवरलैपिंग, वैसा कुछ बना सकते हैं इसमें स्ट्रैटेजी। मैनेजमेंट बोला जा सकता है क्या? बोलो ना भाई। डेफिनेशन तो दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे बीच में लिख लो, स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। बोलो चलेगा यहां तक? पक्का डन हो रहा है? जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे, कहीं कोई डाउट वाउट तो नहीं है यहां तक? सेंस बना? परफेक्ट। हम लोग देखिए स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, एंड दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स। और स्ट्रैटेजी कभी कभी भी क्या बोलते हैं, फ्लॉलेस और परफेक्ट नहीं हो सकता। वो हमेशा क्या होगा? फ्लेक्सिबल, प्रैग्मेटिक। वर्ड याद होना चाहिए बस। तुमको कोई पूरा 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 तुम दिख रहे हैं, कोई पूरा पूरा हम लोग अंदर का कोई भी कंटेंट मार्क ही नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। और उतना तुम बचपन से लिख रहे हो तो उसको लेके घबराना नहीं है, आराम से आता है, इनहेरेंट है। समझ आ रहा है? पक्का 100%। अब आ जाओ नेक्स्ट 5 मार्क्स का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्लास अपनी बस चालू भी किए थे, आता है तुमको, हम लोग को बस मार्क करके रेडी करना है। तुमको लगा फर्स्ट क्लास टाइम पास था, लोग बोले देखना भी है क्या? हम बोला वाह बेटा। देखो, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। प्रोएक्टिव माने क्या? हम लोग उरी वाले में रेफरेंस दोनों में ही देखे थे, इनफैक्ट बाहुबली वाला रेफरेंस, त्रिशूल व्यू मस्ट स्ट्रैटेजी बना, इंप्लीमेंट हो रहा था एज प्लान्ड, वो वही काम कर रहे थे,
जो प्लान्ड स्ट्रैटेजी है उसको तुम क्या बोलोगे? प्रोएक्टिव, सोचा समझा हुआ प्लान्ड स्ट्रैटेजी, आया ना, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। और ऑब्वियसली वो ये स्ट्रैटेजी बनाए कैसे? पास्ट में कभी ये स्ट्रैटेजी बनाया होगा और लगा कि हाँ ये सही उस समय काम किया था तो अभी भी काम कर जाएगा। तुम भी तो यही करते हो, समझ गया? करेक्ट, पास्ट में कभी काम किया था तो अभी भी काम कर जाएगा। यही हम लोग ऐसे ही प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज बना, प्लान स्ट्रैटेजी था या ना, पक्का। अब त्रिशूल व्यू वाला स्ट्रैटेजी तो इंप्लीमेंट हो रहा था, लेकिन उस समय लोग डिमोटिवेट हो गए थे, वो मृत्यु मृत्यु वाला पार्ट, लोग डिमोटिवेट हो गए थे, फिर वो वापस उसको वहां तक सुन गया था, मतलब एक मैदान में वो एक कोने में उसको सुन गया था, लोग कितने धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है, वो वापस आया, वापस आया, प्लान से डिविएट हुआ। प्लान क्या था? सीधा जाके क्या उसको मारने का था ना, हाँ जो भी वो कालके वाला लीडर का था उसको, तो वो वापस आया, डिविएशन फ्रॉम द प्लान, आया ना, वापस आया। ये कोई प्लान थोड़ी था, एक अनएंटिसिपेटेड इवेंट हुआ, लोग डिमोटिवेट हो गए, उसको वापस आना पड़ा संभालने के लिए। हाँ, उसमें भी तीर लग गया था, कुछ नहीं हुआ। मूवी, अरे वैसे मूवी कैसे बनता वरना, समझ आया ना? तो वापस आया, सबको संभाला, फिर सब वापस चले गए। यस और नो? अनएंटिसिपेटेड इवेंट, और वापस से वो स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज हुआ बट कंटिन्यू हुआ। यस और नो? समझ आया ना? उरी वाले में ऐसा हुआ था क्या कुछ? बोलते चलो, क्या हुआ था उरी में? विकी कौशल 4 स्ट्रैटेजी बना, मतलब सॉरी स्ट्रैटेजी का 4 हिस्सा बना था, बाकी 3 तो सही चला, कोई दिक्कत नहीं था, बट एक अनएंटिसिपेटेड प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी था ये, पूरा एकदम सोचा समझा हुआ, वेल प्लान्ड, थॉरो रिसर्च स्ट्रैटेजी। अब उसके बाद यहां पे ये क्या कोई पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस का स्ट्रैटेजी था? नहीं, ये एक नया इनिशिएटिव भी तो था ना, तो जरूरी है कि सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस वाला स्ट्रैटेजी होगा? नहीं, दो हो सकता है, या तो पास्ट एक्सपीरियंस कहो या फिर तुम कोई नया तरकीब लगाओ। जब पास्ट बहुत बार मना हो गया तब क्या करेगा तुम जीवन में? कुछ तो नया सोचना पड़ता, नहीं बोल रहा? हाँ, अरे पक्का ना, समझ आया? अरे अभी तो इससे पहले ही तो बताना पड़ेगा, बाद में बता के क्या होगा फिर बताओ? ठीक है ना? तो क्या बोल रहा था हम? हाँ, याद आ गया। तो या तो पास्ट एक्सपीरियंस या कोई न्यू इनिशिएटिव, नया कुछ सोच के तुम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, हाँ या ना? प्रोएक्टिव बना, अब वो कैरी आउट हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है, फॉलो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तीनों वाला तो सही चला। विकी कौशल वाले में सामने क्या था? एक एयर डिफेंस मिसाइल कुछ था एलओसी के उस तरफ में, तब वो कंटिन्यू करता तो मालूम था ना वो फेलियर ही होना है, मालूम था वो फेलियर होना है, तो क्या कंटिन्यू करेगा? ऑब्वियसली नहीं। एक अनएंटिसिपेटेड इवेंट दिखा उसको, तब वो क्या किया? कुछ डिविएशन किया, वहां पे अजित डोभाल बोल दिया था कि ये नहीं हो पाएगा, वापस आ जाओ, ये नहीं हो पाएगा, तो वो स्ट्रैटेजी एग्जिट हो जाता, मतलब हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं करते। काफी जगह ऐसा भी हो जाता है, बट इस केस में वो क्या किया? अपना रूट चेंज किया, स्ट्रैटेजी माइनर मॉडिफिकेशन किया, बट कंटिन्यू किया। ऑब्वियसली जितना टाइम बाकी टीम को लगा उससे ज्यादा टाइम ये टीम को लगा था, क्यों? क्योंकि इसको एक अनएंटिसिपेटेड इवेंट दिखा। टाइम हो सकता है चेंज हो जाए, टाइम कैलकुलेशंस, काम करने का तरीका, ये सब बदल सकता है, बट ऑब्जेक्टिव नहीं बदलेगा। समझ आया ना? पक्का। पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। बोलने का मतलब यू कैन नॉट बी 100% रिएक्टिव, जब जो होगा तब देखेंगे, करेक्ट? एंड यू कैन नॉट बी 100% प्रोएक्टिव, कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, अपना तो यही प्लान है, यही फॉलो करेंगे। समझ आया? जैसे कोविड अगर आ गया कोविड, और लोग उस समय लोग वो अनएंटिसिपेटेड इवेंट समझ के अपना स्ट्रैटेजी चेंज नहीं किए, तो आज तुम देखो बहुत सारा छोटा छोटा बिजनेसेस है जो बंद हुआ, जो ऑनलाइन नहीं जा पाए, वो बिजनेसेस बंद हुए, और जो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, स्ट्रैटेजी मेजरली चेंज किया। हम लोग का भी 2019 तक कोई इतना ऑनलाइन में वो नहीं होता था, मतलब एक ही सब्जेक्ट का मल्टीपल बैचेस दिन भर पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है F2F है, वो भी जस्ट एकदम नया नया मार्केट में आया ही था, एकदम लोग में भी उतना एक्सेप्टेबिलिटी नहीं था, ठीक है? बट आफ्टर कोविड सब चेंज हुआ,
तुम्हारे मन में तो एक्सेप्टेबिलिटी है ना कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर बैठ के क्लास कर सकते, सभी तो कर रहे हैं, 1.5 में भी 2.5 घंटा लगा देंगे, वो बात अलग है, लेकिन घर पे क्लास कर सकते हैं, ये बात तो है ना, हाँ या ना, बोलो ना, करेक्ट। लेकिन उस समय अगर लोग चेंज नहीं करते, बोले नहीं सिर्फ F2F करना है, तो अभी क्या हो जाता ना गड़बड़, आगे इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं करते, ठीक है, हो सकता था ना कुछ गड़बड़, तो ऐसा ही चीज, यू कैनॉट बी 100% प्रोएक्टिव ऑल्सो, खाली प्लान कर लिया वही फॉलो करना है, कुछ भी होता है वो भी नहीं, और 100% रिएक्टिव भी नहीं, डन डन डन, पक्का सेट है पूरा। तो तुमको ऐसा ही एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा विच इज प्रोएक्टिव बट विच हैज स्कोप फॉर चेंजेस, रिएक्शन, कुछ एक ऐसा इवेंट हो, चेंज करना है, तुमको पता है यही 10-12 वर्ड तुमको आधा पन्ना लिखना है, ये भी यही किया, हम कुछ अलग नहीं बोल रहे, तुम देख लेना जो वर्ड हम बोला है ना, सारा वर्ड तुमको यहां दिख जाएगा, देख लो देख लो, अभी मार्क करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब 5 नंबर का आंसर बनाएगा कैसे, ये तो 2.5 नंबर से बेसी मिलना नहीं है, इसमें डायग्राम्स काम आ जाता है, इस सब चीज में डायग्राम्स काम आ जाता है, जहां थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है ना। अब बुक में जो दिया है वो अपने लिखेंगे, साथ में एक एग्जाम्पल लिखेंगे, साथ में एक एग्जाम्पल लिख देंगे, एग्जाम्पल एयरटेल और जियो का तुम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन गिव नेम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इजीली गिव नेम्स, आराम से चलेगा। एयरटेल भी तुम लिख सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हैं ए लिमिटेड कर दिया और जियो को जे लिमिटेड कर दिया, दोनों केस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम्पल देके तुम अपना आंसर बड़ा करो, हम लोग इसीलिए तो इतना सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, और एग्जाम्पल का कोई रूल नहीं होता, बट नेवर स्टार्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, क्यों, क्योंकि उसको वो लगेगा कि इसको आता नहीं है, बना रहा है, तुम मतलब आंसर बना रहे हैं, आंसर बना रहे हैं, तो तुम पहले जो बुक का कंटेंट है वो लिख दो, एक कंफर्ट आ गया कि हाँ आता है, उसके बाद अगर तुम एग्जाम्पल लिखे ना, वो सपोर्टिव टूल की तरह काम करेगा, या तुम अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल लिख दिए, चलेगा ना। बस ये बेसिक प्रेजेंटेशन जो तुम्हारा पेपर को थोड़ा चेंज कर देता है, ठीक है, डन, पक्का, क्लैरिटी, इधर आओ, देखो मार्क कर दो, चलो बस वर्ड्स को, स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ, पहला पॉइंट, इसको हम पॉइंट फॉर्म में तोड़ दे रहे हैं, पेपर में ये सारे आंसर्स को पॉइंट फॉर्म में मत तोड़ना, अगर वो तुमसे ऐसा पूछे स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव एक्सप्लेन, ये कोई पॉइंटर क्वेश्चन नहीं है, तो तुमको क्या करना है, मन में पॉइंट्स बनाना, बस पैरा चेंज कर देना, करना वही सेम काम है, बस पॉइंट्स को नंबर मत करना, इतना ही तो करना है, डन है ना, परफेक्ट। तो पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ, क्या बोलना, प्रोएक्टिव मैनेजर, प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, हम लोग अनएंटिसिपेटेड इवेंट बोले, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, या कोई फ्रेश मार्केट कंडीशन, ऐसा कोई कंडीशन जो पहले नहीं था बट अब है, तो उनको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, समझ आया, पक्का क्लियर है क्या। तो देखो ये हुआ अपना पॉइंट 1, स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट और फ्रेश मार्केट कंडीशंस, हम लोग दोनों मार्क किए, अगर सपोज कर तुमको फ्रेश मार्केट याद भी नहीं आ रहा है, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट इवेंट हम लोग इतनी बार बोल लेंगे वो याद आ जाएगा, तो ठीक है, चलेगा, परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में ये ऐड कर देना, फर्स्ट वाले में ये वाला, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होता है, प्लान्ड, प्लान से तुम बना रहे हो, और उसको तुम जो भी रिएक्शंस दोगे वो क्या बनेगा, रिएक्शंस देने के बाद वो क्या बनेगा, रिएक्टिव या अडेप्टिव स्ट्रैटेजी, ये आगे लिखा है, सब कुछ बुक में लिखा है, चलेगा। सेकेंड, ये देखो जो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी तुम बना रहे हो वो क्या क्या चीज सोच के बन रहा था, पास्ट एक्सपीरियंसेस या न्यू इनिशिएटिव्स, दो चीज देखो, प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस, इसको लिख सकते हैं हम लोग आराम से, पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस या न्यू इनिशिएटिव्स, या न्यू इनिशिएटिव्स, मैनेजरियल इनिशिएटिव्स बोलिए प्रोएक्टिव के लिए,
पहले हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे ना, रिएक्शन तो उनको टाइम नहीं मिलेगा, रिएक्शन तो बहुत ही ऑन स्पॉट होगा, इम्प्रॉम्प्टू जिसको बोलते हैं। समझ आया? और उसके बाद देखो सेम चीज बार बार लिख रहा है, मार्केट कंडीशंस, अगर अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट पर्यायवाची किया। तुम देख रहे ना कैसे लिखना होता है, बस वर्ड्स को सेट करो और कुछ नहीं है। सेम ही चीज ये लोग ही चार, और ये तो कट शॉर्ट किया हुआ है, सोचो बुक में यही चीज और 2 बार लिखा है और 2 अलग तरीके से, यही है एसएम पूरा, ठीक है ना, चलेगा। तो देखो रिएक्शन या क्या रिक्वायर्ड है, एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। जो हम लोग सोचे थे, क्या चीज के बेसिस पे सोचा था, पास्ट सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, जिसको हम लोग क्या बोले, प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस या न्यूली लॉन्च्ड मैनेजरियल इनिशिएटिव्स, इसके बेसिस पे प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बना। लेकिन कुछ तो भी मार्केट में कंडीशंस चेंज हुआ, अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया, उसकी वजह से तुमको क्या करना पड़ रहा है, रिएक्शन या एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। कुछ भी टेक्निकल या क्रिटिकल है इसमें, सिंपल है ना, पक्का चलेगा। और लास्ट में अपना ये कंक्लूजन, ये डायग्राम के लिए स्पेस है, हम बनवा देगा। और लास्ट में अपना ये कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या बोला, ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी माने स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन, स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन लिख लो ऊपर में। स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन, उसमें क्या होता है, एक प्रोएक्टिव या इंटेंडेड, इंटेंडेड वर्ड को अच्छे से मार्क करो, प्रोएक्टिव या इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, एक प्रोएक्टिव या इंटेंडेड, इंटेंडेड माने सोचा हुआ, प्लान्ड, प्रोएक्टिव, इंटेंडेड, प्लान्ड, ये सब वर्ड्स पढ़े उसके लिए। और दूसरा क्या है, देखो अब ये लोग देखो, जो उधर पास्ट सक्सेसफुल एक्सपीरियंस हम लोग पढ़ रहे थे, प्रायर सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स, यहां पे क्या लिखा, प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, तो हम लोग वहां लिखे पास्ट एक्सपीरियंस, उसको वर्ड चेंज कर दे रहा है बस, पूरा पूरा। इसीलिए कीवर्ड सेट होना चाहिए दिमाग में, जितना सेट होगा उतना तुम आंसर लिख पाएगा। और ये इसका एक ही तरीका है, समझ में तो सभी को आता है, इसका एक ही तरीका है, दिमाग में सेट होना। और दिमाग में तुम सोचोगे वन फाइन डे हम बुक उठाएंगे और रिवाइज करेंगे, वो वन फाइन डे एग्जाम के बाद भी नहीं आता, ठीक है, इसीलिए साथ साथ रिवाइज। और तुम देखिएगा अभी हम लोग कितना 2.5 पन्ना यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तुम ये 2.5 पन्ना कितना देर में रिवाइज करोगे, सही में नहीं होता है, सब बोलने का बात होता है। एग्जाम के पहले जब उठाएगा बुक, ये ढाई पन्ना 2-2 घंटा भी लग जाता है, वो अभी अभी जस्ट तुम पढ़ो इसलिए बात आ रहे 5-10 मिनट, बट दैट इज द रियल गेम। तुम जब रिवाइज करो तो क्विक मूविंग पेजेस होना चाहिए, जैसे पूरा चैप्टर 1 बहुत अच्छे से हम लोग 45 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, वो रिवीजन तरीका होता है। पूरा ऐसे एकदम डिटेल्ड मैराथन में भी ले ले, 2-2 बार भी रिवाइज कर ले, तो भी 4 घंटा 4.5 5 घंटा से बेसी नहीं जाएगा, बहुत प्यार से आराम से तुम लोग से बुलवाते हुए भी अगर चले तो, ठीक है ना। देखो क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व क्या, इंटेंडेड या प्लान स्ट्रैटेजी, एंड कुछ चेंजेस आ जाता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टिव या अडेप्टिव स्ट्रैटेजी। इसके बगल में एक लाइन और लिख लो, चेंजेस और मॉडिफिकेशन टू दी ओरिजिनल स्ट्रैटेजी। 3 पॉइंट डन। पहला पॉइंट में हम लोग क्या करें, एक बार रिपीट करो मेरे साथ साथ। पहला पॉइंट में हम लोग क्या किए, स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्शंस बिकॉज ऑफ अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन। बहुत बढ़िया। सेकंड, प्रोएक्टिव कैसे आ रहा था, देख के बोलो, पर बोलो, प्रीवियसली इनिशिएटेड
एक्शंस, यानी पास्ट सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। अब देखो अगर तुमको ये वर्ड याद नहीं आ रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस तो याद है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो लिख लो, बस अंडरलाइन मत करना, यही तो गेम है। अगर तुमको पता है ये बुक का वर्ड है, अंडरलाइन कर देना। शो ऑफ। नहीं पता ये बुक का वर्ड है या डाउट है, ऐसा था कुछ और था, छोड़ देना, लिख के छोड़ देना। लिखना, लेकिन आप बोले तो छोड़ देना, लिखना, ठीक है। प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस या फिर न्यूली लॉन्च मैनेजरियल इनिशिएटिव्स, इससे बना प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। और बट ऑब्वियस सा बात है, मार्केट तो सेम नहीं रहेगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या टर्न्स होंगे जिसकी वजह से तुमको क्या चाहिए होगा, रिएक्शन टू दी ओरिजिनल स्ट्रेटजी। रिएक्शन और एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सेकंड पॉइंट डन। थर्ड में कंक्लूजन था, वही एक ही बात था। कंक्लूजन क्या लिखा, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स ए प्लान्ड स्ट्रेटजी या इंटेंडेड स्ट्रेटजी एंड रिएक्शंस टू द ओरिजिनल स्ट्रेटजी, जिसको हम लोग क्या बोले, रिएक्टिव या अडेप्टिव स्ट्रेटजी। एक ही बात था ना, ये था आईसीआई का लैंग्वेज, कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये वही है जो बुक में दिया है। और अगर पूरा लिखने जाते तो ये भी पेज यहीं पे यूज हो जाता, ठीक है। अब 3 पॉइंट डन। इसको बस तुमको 3 पैरा में तोड़ देना है। पॉइंट नंबरिंग मत करना, पॉइंट्स नंबरिंग करना जो स्टैंडर्ड अपने आंसर्स होंगे, क्लियर। फोर्थ ऊपर मेरे साथ लिख लो, फोर्थ पॉइंट में तुम क्या करेगा, क्या करेगा बोलो। ऐसे तुम आंसर राइटिंग समझ रहा है, क्या करेगा फोर्थ पॉइंट में, एग्जाम्पल। फिफ्थ में अपने लास्ट में डायग्राम डाल देंगे, फोर्थ में क्या करेगा, एग्जाम्पल। समझ आया, ये है स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग फॉर 5 मार्क्स। अब ऑब्वियसली 5 मार्क्स में तुमको जरूरी है सारा ही कुछ लिखना है, बट इसमें से ऑलरेडी तुम फिल्टर आउट करके लिखोगे। डन। क्या लिखेगा एग्जाम्पल में, एयरटेल was carrying out a proactive strategy of providing 1.5 GB data per month. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बट विथ लॉन्च ऑफ। अब एग्जाम्पल में लैंग्वेज नहीं होता है, एग्जाम्पल है, फ्री टू यूज योर ओन लैंग्वेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कनेक्ट कर देना है मेन पॉइंट से। डन है। विथ लॉन्च ऑफ जियो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे ही जियो आया एयरटेल के लिए क्या हो गया, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, लिख सकता ना, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट या टर्न, जो भी बोल दो। बट विथ लॉन्च ऑफ जियो तुम वो भी रेफर कर दिए, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। एयरटेल had to make adjustments या reactions to the intended strategy। इसको ब्रैकेट में क्या लिख देगा, ये कौन सा है, रिएक्टिव या अडेप्टिव। स्ट्रेटेजी, बात खत्म। समझा कैसे लिखना होता है आंसर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई हाथी घोड़ा वाला चीज नहीं है, बस वर्ड याद रहना चाहिए, चलेगा, पक्का। डन। आ जाओ, फिफ्थ डायग्राम यहां बना देते, 5 के 7 नंबर का आंसर भी बन जाएगा यही। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास 2 चीज है, क्या क्या, पास्ट एक्सपीरियंस या प्रीवियसली
इनिशिएटेड एक्शन, तुम ये भी लिख सकते हो। एंड क्या है, न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू इनिशिएटिव्स। तुम इसको यूज करके क्या बना रहे थे, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। बट क्या ये काम सेम जैसा तुम सोचे वैसा चलेगा? नहीं, वैसा तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा इसमें, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। किस वजह से? ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स। और ये दोनों मिल के क्या बनाएगा, कंपनी का समझ आया? ये डायग्राम को और बहुत तरीका है प्रेजेंट करने का, बट ये प्रेजेंटेशन ICAI मॉड्यूल का है, तो इसीलिए अपने जितना हो सकता है ना सेम ही चीज फॉलो करते हैं। मतलब बहुत इजीली इसको सेट थ्योरी फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते थे, एक गोला प्रोएक्टिव एक गोला रिएक्टिव, और बीच में जो ओवरलैपिंग है एक्चुअल स्ट्रैटेजी, सेम जैसे हम लोग वो वाला किए। बट जहां जहां ICAI कुछ बोला है अपने वही ट्राई करते हैं फॉलो करने का, पंगा मत लेना उसको, ठीक है? और थ्योरी सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं, थ्योरी सब्जेक्ट ही तो फेवरेट होता है ना ICAI का, मार्क्स कम करने के लिए। डन, पक्का? यहां तक डन हुआ? हाँ सॉरी, एग्जाम में पॉइंट नेम नहीं लिखना, माने पॉइंट नंबर नहीं। इस क्वेश्चन के लिए कोई हेडिंग है ही नहीं ना, जहां हेडिंग नहीं है वहां बनाने का दरकार नहीं है हेडिंग, डोंट वरी। जहां हेडिंग चाहिए वहां डाला है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में उसमें है तो वो वैसे करके डाले। हुआ? पक्का? अब एक और चीज हम तुमको यहाँ मार्क करवा दे रहा है, मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ना, मैनेजमेंट का टॉपिक में एक ओल्ड सिलेबस में एक टॉपिक था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट बोल के, वो तुम्हारा न्यू सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन वो टॉपिक अगर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो तुम आगे बहुत चीज नहीं समझ पाएगा। क्या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, कौन किस टाइप का स्ट्रैटेजी बनाता है। अब जरूरी तो रिलायंस इंडस्ट्री, सपोज ITC का एग्जांपल ही ले लो। ITC माने कौन? संजीव पुरी, सारा स्ट्रैटेजी वही बनाएगा क्या? ITC एक ही बिजनेस में है क्या? अलग अलग बिजनेसेस में है। अब बोलो कौन कौन सा स्ट्रैटेजी बनाएगा? मैनेजमेंट, एज ऑफ नाउ मैनेजमेंट। समझ आ रहे ना? तो ऑब्वियसली बात है ना, अलग लेवल्स पे अलग लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। एकदम हाईएस्ट लेवल पे बात करो तो वो कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाएगा, अलग टाइप का स्ट्रैटेजी होगा। उसके नीचे जो सब हेड्स होगा वो लोग और कुछ बनाएगा, और उसके नीचे वाले लोग कुछ और बनाएंगे। तो इसीलिए ये वाला टॉपिक बुक में नहीं है और इसलिए मटेरियल में इंक्लूड भी नहीं किया, बट अपने उसको नोट करते हैं। तुम्हारा ब्लैंक पेजेस छोड़ा हुआ है बीच बीच में, तो यहाँ जाओ फर्स्ट चैप्टर के इस पेज में, पेज 52, नहीं सॉरी ये सेकेंड चैप्टर के पहले हो गया शायद, पता नहीं कब, जो भी है पेज 52। और पहले कहीं गैप नहीं था क्या? हाँ ये तो सॉरी सॉरी 18, 17 में भी है, 17 में काम हो जाएगा, 17 में कर लो। ठीक है? हाँ तो बोला ना, ये PDF एक बार हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में और 2 क्लास में चैप्टर 1 सेलेक्ट जाएगा, फिर ग्रुप में डाल देगा, डोंट वरी। इसका PDF ठीक है, हम आज भी डाल देगा, डोंट वरी। इधर आओ देखो, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, या इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक लेवल्स।
स्ट्रैटेजिक लेवल्स। चिपका चिपका के लिखना, या पहले हम लिख लेते हैं फिर तुम कॉपी कर लेना, जैसे भी हो। हम लोग लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीके का होगा, लेफ्ट साइड में हम डायग्राम बनवा देगा, राइट साइड में उसी को एक्सप्लेन कर देंगे, तो काम थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, बट जब तुम बाद में रिवाइज करेगा तुरंत रिवाइज हो जाएगा, चलेगा। सपोज करो आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड एक कंपनी, एकदम आईटीसी लिमिटेड माने कौन, पूरा कंपनी ओवरऑल ही बात किया ना, एक ही बिजनेस में या मल्टीपल बिजनेसेस में, मल्टीपल बिजनेस। जैसे पहले तुम्हारा फेवरेट, हाँ क्या बोला, पहले तुम्हारा फेवरेट सिगरेट, दूसरा सेकंड फेवरेट एफएमसीजी, एफएमसीजी ओके, तीसरा क्लासमेट तो आएगा नहीं जीवन में, नहीं, होटल, और चौथा स्टेशनरी माने पेपर, वो बोलता है पेपर डिवीजन। डन है, यही चार बिजनेस ब्रॉडली, और बहुत सारा छोटा मोटा बिजनेस है बट ब्रॉडली ये चार, हाँ या ना। अब सोच के देखो तुम, क्या आईटीसी को ओवरऑल लेवल पे कभी स्ट्रैटेजी बनाने का दरकार नहीं पड़ा, पड़ा ही होगा ना। क्या स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जांपल क्या ये चारों डिवीजन आईटीसी, जब हम लोग आईटीसी का बात करते हैं, जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट बनाएगा, किसका बनाएगा, होटल का, एफएमसीजी का, सिगरेट का, आईटीसी का, आईटीसी का बनाएगा ना। बट वो तो शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड फाइन, लेकिन आईटीसी के लिए चार बिजनेस है। अब जरूरी है क्या ऑल फोर बिजनेसेस इक्वल प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है? कोई एक होगा जो ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा, कोई एक होगा जो आज के दिन लॉसेस दे रहा है, बट उसको हम लोग को प्रॉफिटेबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी के लिए सिगरेट्स उसका कैश मशीन है, इसको हम लोग बाद में बोलेंगे कैश काउ, बाद में बोलेंगे, सुना होगा तुम शायद कभी, क्योंकि वो कैश जनरेटिंग मशीन है, वो कैश अभी यूज नहीं कर। क्या आईटीसी को सिगरेट्स के पीछे कैश खर्चा कर रहा है? ये मत बोलना रॉ मटेरियल तो खरीद ही रहा है। कैश माने कुछ मशीनरी एक्सपेंसेस, कैपिटल हेड्स, कोई बहुत ज्यादा, कोई ओवरहेड्स, वो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, जितना रनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है उतना तो लगेगा ही, बट एक्सपेंशनरी कुछ नहीं लगेगा, हाँ या ना। कोई नया फैक्ट्री थोड़ी डालेगा वो सिगरेट के लिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बैन होने का रिस्क है। अब वो कोई नया फैक्ट्री डालने नहीं वाला, तो इसीलिए जो आ रहा है वो आने देना है, पैसा आते हुए मना नहीं करने का, बट जो आ रहा है वो अच्छे से आना चाहिए, हाँ या ना। तो इसलिए वो कैश मशीन है, कैश आया वहां से, अब वो कैश का करे क्या? एक ऑप्शन डिविडेंड बांट दे, आईटीसी बांटा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 72 या 71,000 करोड़ डिविडेंड पूरे साल में, उसका प्रॉफिट था कुछ 85-86 ऐसा, वो पूरा डिविडेंड बांट दिया था। अगर उसके पास प्लान ऑफ एक्शन है, कहीं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, प्रोजेक्ट है, तब क्या करेगा वो? सिगरेट से जनरेटेड कैश डाइवर्ट करेगा कोई और बिजनेस में, जैसे आज के दिन एफएमसीजी और होटल्स एंड पेपर ऑल्सो, तीनों ही बिजनेस उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। तो वो इनमें डाइवर्ट करता चला जाएगा जब तक इनमें से कोई एक थोड़ा और प्रॉफिटेबल नहीं बन जाए और थोड़ा सब्सटैंशियल बड़े लेवल पे ना जाए। इनफैक्ट अभी वो लोग एफएमसीजी और होटल को डीमर्ज करने का भी बात चल रहा है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी डीमर्ज किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल, वैसे ही अब नेक्स्ट आईटीसी का डीमर्जर का बात चल रहा है, करेक्ट है ना? पक्का? अगर ड्यूरिंग द बैच ऐसा कुछ आ गया डीमर्जर रिलेटेड न्यूज तो हम तुमको दिखा देगा, तो ये इसी से रिलेटेड है, डन है ना? पक्का 100%। अब आईटीसी के हेड पे कौन बैठा है? आईटीसी के हेड पे कौन बैठा है? संजीव पुरी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं। इनका काम क्या हो? क्या ये लोग फेवर कर सकते हैं कैश सिगरेट्स को? क्या ये लोग फेवर कर सकते हैं एफएमसीजी को? इनको तो पूरा आईटीसी के बारे में सोचना होगा, है या ना? अगर एक जगह प्रॉफिट आ रहा है, एक जगह लॉस आ रहा है, तो अल्टीमेटली इनको बैलेंस आउट ही हो रहा है। तो इन लोग के लिए, इनके लिए क्या होगा? जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो आ रहा है, उसको मेंटेन करने का, और जो लॉस आ रहा है उसको प्रॉफिटेबल बनाना है। तो ये लोग बनाते एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी। कौन सा स्ट्रैटेजी? ओवरऑल। लेकिन सिगरेट इतना बड़ा बिजनेस है, क्या संजीव पुरी चारों बिजनेस को संभाल सकता है? नॉट पॉसिबल। सिगरेट का एक अदर हेड होगा,
एफएमसीजी का अपना एक हेड होगा, होटल का अपना हेड होगा, पेपर का अपना हेड होगा, हाँ या ना, अपना अपना हेड होगा। और सिगरेट हेड को हम लोग क्या बोलेंगे फिर, सिगरेट के हेड को उसका उस बिजनेस का हेड। अब सोच के देखना, क्या सिगरेट डिवीजन का हेड, उसका काम क्या होगा? सिगरेट डिवीजन का बात करना, कौन सा नया फ्लेवर लॉन्च, वेरिएंट वेरिएंट लॉन्च करना है मार्केट में, कौन से नए मार्केट को कैप्चर करना है, अगर एक्सपैंड करना है तो, हाँ या ना, क्लियर है ना। नेक्स्ट, क्या उसको फर्क पड़ेगा हो कौन सा नया होटल आने वाला है आईटीसी का, हाँ या ना, क्या उसको होटल डिवीजन के रेवेन्यू से या प्रॉफिट से कोई भी शेयर मिलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। उसको क्या चीज का हिस्सा मिलेगा? सिगरेट्स का ही। अगर सिगरेट बंपर प्रॉफिट कर रहा है, हाँ, सिगरेट वाले हेड को उसका शेयर मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस, बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा। अगर होटल हिट हो रहा है, शादी का सीजन बहुत ज्यादा, होटल बिजनेस हिट हो रहा है, क्या सिगरेट वाले को, एफएमसीजी वाले को कोई शेयर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। डन है ना, पक्का 100%। समझ आ रहा है? तो ये लोग बनाते हैं फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज, हाँ या ना, बोल सकता है ना। सिगरेट अपने लिए स्ट्रैटेजी बना ले, बहुत है, उसको बाद बाकी दिमाग में, बाद बाकी बिजनेस में पंचायती नहीं करना। सिमिलरली एफएमसीजी सिर्फ अपने लिए बनाएगा, होटल अपने लिए, पेपर अपने लिए, बात डन है। अब सिगरेट डिवीजन में, सिगरेट बहुत बड़ा डिवीजन है, एक आदमी सारा स्ट्रैटेजी बना सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। उसको हम लोग फिर और डिपार्टमेंट्स में तोड़ते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, पता है तुमको? सबसे पहले, अरे तुम्हारा फेवरेट ही तो है एचआर, उससे जिंदगी में तुम आगे बढ़ तो पाए नहीं हो, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले आ जाएगा परचेज या स्टोर्स, कुछ भी बोल लो, परचेज बोल सकते हैं या स्टोर्स बोल सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आईटीसी जो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, वो टोबैको भी खुद का ग्रो करता है, तो परचेज डिवीजन फिर वहां नहीं रहेगा, वो खुद का अपना रॉ मटेरियल या स्टोर्स या कुछ वैसा डिवीजन बना देगा। डन। सेकेंड डिवीजन, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और फोर्थ, अरे अपने आप को तो डाल दो कहीं, अकाउंटिंग फाइनेंस। सिगरेट ही तो इतना बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अब वो पैसे का करना क्या है वो डिसाइड करेंगे लोग। समझ आया ना, पक्का क्लियर है। अब इसमें भी परचेज वाले का स्ट्रैटेजी क्या होगा, परचेज वाले का काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस क्या होगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे कम करना। वो सप्लायर से निगोशिएट करेगा, रॉ मटेरियल का क्वालिटी सही है ना, खराब टोबैको नहीं आ जाना चाहिए, ऐसा उसका सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल से रिलेटेड काम होगा। लीड टाइम कम करते रहे, अगर स्टॉकआउट सिचुएशन ऐसा कुछ भी आ रहा है तो फिर सप्लायर चेंज करो या ऑल्टरनेट सप्लायर्स को रेडी करके रखो। वो प्रोडक्शन, वो सॉरी परचेज, रॉ मटेरियल रिलेटेड सारा काम करेगा। प्रोडक्शन वाले का काम क्या होगा, प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोडक्शन सही से प्लान होते रहे कि मशीन ओवर यूटिलाइज भी नहीं हो और अंडर यूटिलाइज भी नहीं होता रहे। रिलेट कर पा रहे हैं सब कुछ। और सेल्स वाले का काम क्या होगा, ये इंश्योर करना कि हर पान दुकान में आईटीसी का ही सिगरेट हो, हाँ या ना। और सेल, आईटीसी का सेल डिवीजन जो काम करता है, तुम सुना है क्या आईटीसी का स्टोरी? ईस्टर्न डिवीजन में उसका हेड ऑफिस है वेस्ट बंगाल, वो तो तुमको पता होगा ना वेस्ट बंगाल में ऑफिस क्यों है, हाँ हेड ऑफिस क्यों है, क्यों है नहीं पता, क्या बोल, हाँ आईटीसी भी बाकी कंपनी की तरह वेस्ट बंगाल बोला तुमसे नहीं हो पाएगा, वेस्ट बंगाल को बोला चले अपने बैंगलोर, ठीक है। उस समय था सीपीएम गवर्नमेंट, नॉट ममता बनर्जी, उससे पहले वाला सीपीएम गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट आईटीसी को 1 रुपया में आईटीसी रॉयल बंगाल वाला लैंड दे दिया। तुम वो लैंड का वैल्यू सोच पा रहे ना, सोच पा रहे ना, अपने को भी चाहिए ऐसा कुछ नहीं। तो वो पूरा लैंड उसको 1 रुपये में गवर्नमेंट ग्रांट दे दिया, 1 रुपी गवर्नमेंट ग्रांट। उसके बुक्स में वो लैंड है ही नहीं, है भी तो 1 रुपया पे, नॉमिनल वैल्यू। ऑब्वियसली फेयर वैल्यू अकाउंटिंग तो आता नहीं है, जब अगर हायर वैल्यू हो रहा है तो नहीं करने का, तो फेयर वैल्यू तुम देख लो तो अलग लेवल पे चला जाएगा। तो ऑब्वियसली बोले आईटीसी बोला ठीक है, जब तक तुम हो तब तक तो इधर ही रहते, बाद बाकी देखेंगे फिर। करेक्ट, समझ आ रहा है ना, पक्का। तो सेल, उसका सेल, ये तो हेड ऑफिस यहां रखने का स्टोरी था। अब सेल डिवीजन उसका क्या काम करता है। अब आईटीसी का नेक्स्ट बेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है, अब में एक्सपीरियंस नहीं है,
ठीक है, तुम्हारा सुन सुन के मेरे को पता है, और जो मेरे को पता है वो एज एन इन्वेस्टर पता है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, तो हम एज एन इन्वेस्टर साइड बता रहे हैं, सीख लो तुम, इन्वेस्टमेंट भी तो सीखना चाहिए ना, सिर्फ कंज्यूमर साइड ही सोचेगा क्या, ठीक है, समझ आया ना, बोलना। तो इस केस में आईटीसी क्या करता है पता है, ईस्टर्न डिवीजन, ईस्टर्न रीजन में उसका हेड ऑफिस है, एक भी पान दुकान में उसको बर्दाश्त ही नहीं अगर वो मालबोरो का सामान रख ले, अगर उसको मालबोरो का सिगरेट दिखा, वो आईटीसी का सिगरेट नहीं देगा उसको, वो बिंगो सनफीस्ट कोई भी आईटीसी का सामान उसको रखने के लिए नहीं देगा। लॉस किसका, पान दुकान का। तो इसीलिए लोग डर से मालबोरो रखते ही नहीं है। और मेरे 2 फ्रेंड्स थे आईटीसी में, तुमको पता है सेल्स डिपार्टमेंट काम कैसे करता है, सेल्स डिपार्टमेंट फील्ड वर्क पे जब निकलता है, वो लोग एकदम ऐसे, कोई आईटीसी का पट्टा वट्टा हटा के सब कुछ एकदम नॉर्मल 2 फ्रेंड लोग की तरह चलेंगे, और उसको जाके मिलेंगे सुट्टा देना एकदम नॉर्मली, कि उसको शक नहीं हो कि सेल डिपार्टमेंट हो। और ऑब्वियसली वो लोग सामने डिस्प्ले में मालबोरो रखेंगे नहीं, बोला मालबोरो चाहिए, वो बोला नहीं आईटीसी है, दुकानदार बोला आईटीसी है, बोला नहीं छोड़ो, और ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं, मालबोरो तो है नहीं आईटीसी, वो बोला नहीं मन में, तो वो बोला नहीं रहने दीजिए, फिर बोलता है मालबोरो चाहिए क्या, तो वो साइड से निकाल के देगा चॉकलेट बॉम्ब की तरह, दिवाली का पटाखा साइड से वो निकाल के देगा, बस उधर ही वीडियो बन गया, बोला सॉरी, ऐसे चलता है उनका, क्योंकि उनको वो आगे सप्लाई करना बंद कर देगा ना। और ये एक्चुअल में रियल स्टोरीज है। अब मजे का बात, अगर मालबोरो उसको दिख गया एम्प्लॉयज को, ये आईटीसी का पॉलिसी है कि मालबोरो अगर दिख गया ना, एक तरीका है उसको वार्निंग दे देते थे। ऑब्वियसली अगर वो पान दुकान के पास आईटीसी सामान नहीं दिया, ये सब धमकाने का तरीका होता है, क्या वो दुकान बंद कर देगा, तो मत मना करो, मालबोरो और रखेगा, सामने रखेगा, है ना, तो वो वही बेचेगा और उसको प्रमोट और करेगा। तो इसमें आईटीसी के लिए भी लॉस ही है, धमकाने के लिए कुछ भी हो, बट तुम ये नहीं कर सकते, राइट, तुम्हारा ही नुकसान है। तो आईटीसी के एम्प्लॉयज को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जितना तुमको मालबोरो दिखे किसी के पास भी, सब खरीद लेने का, सब खरीद के, ऑब्वियसली तुम डिस्ट्रॉय तो करवा नहीं सकते किसी से, उसका लॉस है, सब खरीद लेने का, और वो प्रॉपर फुल प्राइस एमआरपी में सारा स्टॉक खरीदते हैं वो लोग। अब नेक्स्ट स्टॉक का करेगा क्या, तुमको क्या लगता है, डिब्बा चेंज करना ही नहीं, ऐसे थोड़ी यार, तुम चेंज स्मोकर है, तुम आईटीसी का माल पहचान जाएगा, डिब्बा कभी चेंज नहीं करेंगे वो लोग। सबसे पहले एम्प्लॉय अपने में पार्टी कर लेते हैं, पूरे आईटीसी के ऑफिस में देखेगा आईटीसी है, मालबोरो चल रहा है, ये एक्चुअल में कुछ भी बना नहीं रहा, एक्चुअल में मालबोरो चल रहा है। और अगर कुछ बच गया तो वो फिर जलाया जाता है, जलाने में उनको ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उनको भी पता है मालबोरो इज बेटर। समझ आया यहां तक, पक्का ना, नहीं मेरे को, हमको ये सब इसलिए पता है क्योंकि हम इन्वेस्टर साइड ऑफ स्टोरी बताते हैं। आईटीसी इज आईटीसी, अरे तो एम्प्लॉय बोला ना, 2 एम्प्लॉय फ्रेंड है, हम तो जेन्युइन, अरे भाई जब इन्वेस्ट करना था हम जेन्युइनली लोग को दोनों ऑप्शन बोला, ट्राई करके बताओ, अपने करते नहीं, तो लोगों से तो फीडबैक बोला ना, 10 लोग को एक्चुअल में हम सैंपल टेस्ट करवाया था, बोलो कौन सा बेटर इन्वेस्ट करे उसमें, क्यों क्यों नहीं बोले, उसको थोड़ी कुछ पैसा मिल रहा है, बोल दिया मालबोरो बेटर, सब बोले ठीक है, गोडफ्रे फिलिप्स, डन। स्टॉकआउट करना था ना, सेल एक बार के लिए ज्यादा हुआ, बट स्टॉकआउट करना जरूरी है ना। नहीं, दुकानदार से आईटीसी का एम्प्लॉय खरीद रहे तो उसको पता ही है ना, पहले तो दुकानदार को डराया ना, फिर उसको बोला अब तुम ये सारा माल हम लोग को दो, और उसको जो भी उसका पैसा बनता है वो दे दिया। दुकानदार का पर्पस बेचने का था, वो पर्पस बेच लिया, बट आईटीसी का पर्पस था मालबोरो एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचना चाहिए, वो तो बचा दिया ना, और प्लस स्टॉकआउट कर दिया। अब वो ऑर्डर प्लेस भी करेगा, जब वो आएगा, तुम क्या स्टॉकआउट होने के बाद ऑर्डर प्लेस करोगे क्या, एक लेवल रीऑर्डर लेवल वगैरह पहुंचने के बाद ऑर्डर प्लेस होगा ना, तो ये तो ऑलरेडी स्टॉकआउट हो गया। अब तुम ऑर्डर प्लेस कर भी लो, जब तक में वो आएगा तब तक आईटीसी स्टॉक हो गया, वो तो तुरंत रिस्टॉक कर दिया ना आईटीसी, और प्लस फिर वो डिमांड क्रिएट करने नहीं दिया। अगर स्टॉकआउट है, 4 बार लोग आगे पूछेंगे मालबोरो, वो बोलेगा नहीं है, एक्चुअल में ही नहीं है, तो वो 5वां इंसान फिर आके पूछेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है नहीं है अब मालबोरो। बात समझ आया ना, पक्का क्लियर है।
ऐसी भी चले आगे। हाँ हाँ हाँ, सॉरी वापस बोलो। हाँ, एक्सचेंज ही हो गया ना एक तरह से। एक मतलब तुम मालबोरो खरीदो पैसा दो, आईटीसी बेच के पैसा लो, इफेक्टिवली तो एक्सचेंज ही हो गया ना। ये होता सेल डिपार्टमेंट का काम। ये सेल डिपार्टमेंट में सब टीम बन जाता है। एक टीम होगा जो स्ट्रैटेजी बनाएगा कि कैसे सेल्स ग्रो करना है कैसे नहीं, एक होगा जो फील्ड ऑपरेशंस को संभालेगा। एवरी डे, ये एवरी डे प्रोसेस चलता रहता है। एरिया वाइज मतलब कभी कोई एरिया में कभी कोई, एवरी डे प्रोसेस चलता रहता है। और ईस्टर्न रीजन में आईटीसी का होल्ड बहुत ज्यादा है ना। तुम वेस्टर्न साइड में जाओ, मुंबई महाराष्ट्र ये सब एरिया में, वहां मालबोरो बहुत अच्छे से बिकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहां आईटीसी का उतना होल्ड नहीं। ईस्टर्न रीजन में आईटीसी का होल्ड बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए। डन, सेंस बना, पक्का ना, क्लैरिटी आया। तो क्या हम लोग तीनों लेवल पे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? हाँ, टॉप लेवल पे कौन कौन स्ट्रैटेजी बना रहा होगा? इसको हम लोग नाम बोलते हैं संजीव पुरी, इसको हम लोग नाम देते हैं कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल। तो ये जो स्ट्रैटेजी बनाएगा इसको हम लोग क्या नाम देंगे? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। सेंस बना? टॉप लेवल को बोला कॉर्पोरेट लेवल, क्योंकि ये तो पूरे कंपनी के बारे में सोच रहा है, और इसके स्ट्रैटेजी को बोला कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। डन है? अब यानी ये कौन सा स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? एक बिजनेस के लिए कि ओवरऑल होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ओवरऑल स्ट्रैटेजी, होल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या होता है पता है? ये बजटिंग करवाता है हर एक बिजनेस को। ईयर के जैसे तुम कल बजट आया देखा कुछ भी? बजट का एक ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान होता है। इस बजट का 11 लाख करोड़। अब वो 11 लाख करोड़ तुमको एक ही जगह खर्चा करोगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली वो डिवाइड किया जाएगा ना बिटवीन वेरियस सेक्टर्स, वेरियस इंडस्ट्रीज। वही सेम चीज ये भी तो करेंगे ना टॉप लेवल वाले लोग। टोटल अपना लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, उसमें से डिविडेंड कितना देना है। सपोज 80,000 करोड़ प्रॉफिट था, 10,000 करोड़ इन्वेस्टर को डिविडेंड बांटना है, बचा कितना? 70,000। अब ये 70,000 करोड़ का पूल फंड है, ये इन चारों में डिवाइड कैसे करना है? किसको कैसे डिवाइड करेंगे? सिगरेट्स को 60,000 करोड़ दे दे क्या? सिगरेट को 0, जो उसका रनिंग के लिए ना 5-6 हजार करोड़ 7,000 करोड़ जितना भी होगा वो दे देंगे। बाद बाकी तीनों का प्लान समझेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसमें हम लोग उसको एलोकेट करेंगे फंड्स। समझा कि नहीं समझा? पक्का? तो यहां पे लिखो एलोकेशन ऑफ फंड्स, नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज बिटवीन वेरियस बिजनेसेस, बिटवीन वेरियस बिजनेसेस। डन है? यहां तक पक्का? 100% चलेगा ना? याद हो रहा है ना सारा चीज? आ जाओ नेक्स्ट, सेकंड वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, मतलब इफेक्टिवली अगर सिंपल लैंग्वेज बोलो तो ऊपर टॉप लेवल हुआ, ये मिडिल लेवल है, लेकिन मिडिल लेवल लिखेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? डिविजनल या बिजनेस लेवल। डिविजनल या बिजनेस लेवल। हर बिजनेस के लेवल पे तुम एक लेवल क्रिएट कर दिया ना, हर एक बिजनेस का हेड तो ये अपने बिजनेस के बारे में स्ट्रैटेजी बनाएगा। सिंपल सा इसमें लिख लो, स्ट्रैटेजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस। सिंपल, इसमें और कुछ नहीं। डन। थर्ड क्या हुआ? बनाओ। थर्ड क्या होगा? इसको हम सब मतलब लोअर लेवल हो गया इफेक्टिवली, इसको हम लोग बोले फंक्शनल लेवल। क्योंकि ये सारे लेफ्ट साइड में जितना भी अकाउंटिंग, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, परचेज, ये सबको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं, फंक्शंस। तो इसीलिए इसको बोला फंक्शनल
लेवल। सेंस बना? करेक्ट है। अब फंक्शनल लेवल का ना दो काम होता है। सेल्स वाले का, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स हेड का काम ये भी होगा कि हम एक सेल्स का प्लान बनाए, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। दूसरा काम ये भी होगा कि जो सिगरेट वाला बोल रहा है उसको इंप्लीमेंट करवाए। नहीं, सिगरेट का ही सेल्स है ना, मतलब जो सिगरेट डिवीजन का हेड, जो अपना हेड बोल रहा है उसको इंप्लीमेंट करवाना, हाँ या ना? अगर वो बोल रहा है कि अपने को 2 नया कंट्री में जाना है, तो क्या सेल्स वाले को वैसे ही काम करना होगा कि 2 नया कंट्री में जाना है? बोल सकते हैं ना? तो प्लान भी वैसे ही बनाएगा 2 नया कंट्री को लेके, और सेल्स कैसे ग्रो करना है, दूसरा उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा 2 नया कंट्री में कैसे जाना है, हाँ या ना? तो फंक्शनल लेवल में हम लोग 2 चीज करते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन फॉर इंडिविजुअल फंक्शंस। इंडिविजुअल फंक्शन, सेल डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन या परचेज से कोई रिलेशन नहीं है। सेल डिपार्टमेंट को सिर्फ 2 चीज से मतलब है, मेरा स्टॉक कितना है और हमको वो बेचना कैसे है, खत्म बात। स्टॉक नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो बेच नहीं पाएगा। स्टॉक नहीं हुआ, ये गलती किसका? सेल्स का, प्रोडक्शन का? प्रोडक्शन का। बात समझना, करेक्ट, क्लियर है? इसीलिए तुमको एक और एग्जांपल देता है, ये बिटवीन कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, हो गया क्या प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में, है ना? तो अब तुमको बताता है रियल लाइफ में काम कैसे होता है, एकदम एक रियल लाइफ केस स्टडी। एक और, बिग बाजार गया होगा, अब जो तुम्हारा स्मार्ट बाजार बन गया, बिग बाजार तो गया ही होगा। अब सपोज तुमको बॉर्बन बिस्किट खाना है, एकदम सोचना, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर। सपोज तुमको बॉर्बन बिस्किट खाना है, बिग बाजार जाएगा, बॉर्बन बिस्किट का पैकेट खरीदना है। फेवरेट कौन सा है तुम्हारा बॉर्बन में भी? ऐसा लगता है अपने को, कौन सा नहीं नहीं, अरे इसमें वेरिएंट और फ्लेवर का बात नहीं कर रहे हैं, ब्रांड, कंपनी। ब्रिटानिया प्रेफरेंस हो सकता है ना, ब्रिटानिया, हाँ या ना? तो अगर ब्रिटानिया का बॉर्बन बिस्किट तुम खाना, एकदम मस्त क्रेविंग, बॉर्बन ही चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बॉर्बन बिस्किट ब्रिटानिया का तुम्हारा प्रेफरेंस। तुम गए बिग बाजार में, वो बोला नहीं है, तुम क्या बोले? कोई बात नहीं, कल आते हैं। क्या बोलेगा तुम? और कौन सी कंपनी का है? सपोज वो बोला पार्ले का है, तुम ले लेगा या बोलेगा कि 4 दिन बाद आते हैं? तुम नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकते बोले ब्रिटानिया का नहीं है क्या? देखिए ना, होगा, ऐसा ही होता है, देखिए ना, होगा। बोला नहीं है, होते तो दे ही देते ना बिस्किट। अब इसमें सपोज 10 लोग गया, 2 जन हो सकता है डाई हार्ड फैन हो ब्रिटानिया का, 8 नॉर्मल कंज्यूमर बोलेगा बॉर्बन होना चाहिए, बीच में चॉकलेट है, 2 बिस्किट है, काम हो जाएगा। यही होगा ना, समझ रहे हैं ना? अरे बोलो ना, सोच पा रहे तो 8 लोग तो खरीद ही लेंगे। लॉस किसका हुआ? बिग बाजार का हुआ क्या? बिग बाजार को ब्रिटानिया बेचना है, पार्ले बेचना है, दोनों उसके स्टॉक में था, ब्रिटानिया खत्म, पार्ले बेचेगा वो, उसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? दोनों से कमीशन मिलना है, दोगला है वो। लॉस किसका हुआ इस पूरे केस में? ब्रिटानिया। और ये तो तुमको लग रहा है 8 पैकेट का लॉस हुआ, नहीं, इसका चेन इफेक्ट होता है। अब सपोज करो वो 8 लोग को पार्ले भाग गया, अच्छा लग गया, भूल से ब्रिटानिया से बेटर लग गया, जिंदगी में कभी वो वापस ब्रिटानिया खरीदेगा क्या? जिंदगी में इतना लॉयल्टी कुछ नहीं होता है। तुमको नया बिस्किट अगर अच्छा लग गया तो तुम पुराने बिस्किट को कभी वापस नहीं लेने वाले, करेक्ट ना? पक्का? तुम रिलेट मत करो, हम एकदम स्ट्रेट यही मीनिंग बोला है, ठीक है? जो तुम्हारा हंसी है हम समझ पा रहे हैं, डन, समझ आना? तो ये चेन इफेक्ट आ जाता है, इसीलिए ब्रिटानिया को इसका स्टेप लेना पड़ेगा या बिग बाजार लेगा? ब्रिटानिया लेगा। और एक्चुअल में वो लोग क्या करते हैं पता है? ईआरपी सिस्टम जानता है, सॉफ्टवेयर जो दोनों का रहता है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। तो बिग बाजार का सॉफ्टवेयर इज लिंक्ड टू, बिग बाजार के लिए ब्रिटानिया सप्लायर हो गया क्या, और ब्रिटानिया के लिए बिग बाजार एक बड़ा कस्टमर हो गया। तो बिग बाजार के ईआरपी में, सॉफ्टवेयर में ब्रिटानिया इज एनरोल्ड एज अ वेंडर, सप्लायर, और ब्रिटानिया के लिए बिग बाजार इज अ कस्टमर। क्या इनके सॉफ्टवेयर में ये दोनों लिंक बन सकता है? बनता है ये। और ऑब्वियसली एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो जैसे ही अब ब्रिटानिया, हम लोग जैसे जैसे वो खरीद रहे हैं, ऑब्वियसली वो स्कैन हो रहा है, बारकोड स्कैन हो रहा है, तो -1 होता जाएगा क्या स्टॉक? हाँ, सपोज ब्रिटानिया स्टॉक सेट किया रीऑर्डर लेवल एज 50 पैकेट्स, द मोमेंट स्टॉक माइनस होते होते 50 पहुंच गया ना,
एक मेल चला जाएगा, बिग बाजार से एक मेल पहुंच जाएगा ब्रिटानिया के पास, इस आउटलेट में 50 पैकेट स्टॉक में बचा है। अब ब्रिटानिया का नेक्स्ट काम होगा कैसे बिग बाजार पे रीस्टॉक करना है। तो अब ये बिग बाजार को ऑर्डर करना ही नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली ब्रिटानिया गेट पे खड़ा हो जाएगा उसका अपना स्टॉक लेके। बात समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना? ये एक्चुअल में ऐसे काम करते हैं लोग, हाँ रियल एकदम एक्चुअल में ये काम होता है, एकदम एक्चुअल में काम होता है। तो अब किसी को कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं करना, जहां जहां जो आउटलेट में स्टॉक कम हो रहा है ब्रिटानिया का सेल्स डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कैसे रीस्टॉक करना। आईटीसी में क्या सेल डिपार्टमेंट इंश्योर नहीं करा था, उसी का स्टॉक होना चाहिए हर पान दुकान में। तो सेलर का गरज होता है हमेशा, बायर का कभी नहीं। समझ आया ना कि बायर एक नहीं तो दूसरा, सेलर का टारगेट होगा ना कैसे हम ज्यादा रीच पहुंचाए। डन हो रहा है ना, सेंस बना ना, क्लियर? कोई कहीं कोई डाउट? पक्का है? तुम रिलेट कर पा रहे ये सारे एग्जांपल्स को ना? तो फंक्शनल लेवल का काम हुआ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन फॉर इंडिविजुअल फंक्शंस। सेल सेल के लिए बनाएगा, परचेज परचेज के लिए, एचआर वाला एचआर का भी कोई स्ट्रैटेजी होता है क्या? रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, चलो बहुत सही, ठीक है डन। और उसके बाद राइट साइड में क्या करेगा, इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट। कौन सा स्ट्रैटेजीज? ऊपर वाले दोनों, मतलब कॉर्पोरेट एंड डिविजनल स्ट्रैटेजीज। बोलो सेंस बना यहां तक? ये हुआ पूरा तुम्हारा टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर बहुत जगह रेफरेंस होगा कॉर्पोरेट लेवल, तुम सोचते रहेगा व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल। अब कहीं पे भी कुछ रेफरेंस आए तुमको क्लियर है कहां है कॉर्पोरेट लेवल, क्या है बिजनेस लेवल, क्या है फंक्शनल लेवल। अब इसमें तुम देखो स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन किसका किसका काम है? कॉर्पोरेट लेवल का पूरा काम है, बिजनेस लेवल का पूरा काम है, फंक्शनल लेवल का थोड़ा सा काम फॉर्म्यूलेशन है। इंप्लीमेंटेशन में मेजरली कौन इन्वॉल्व होगा? फंक्शनल लेवल। समझ आया बात? पक्का पक्का। और जब फंक्शन लेवल इंप्लीमेंट करेगा तो बिजनेस और कॉर्पोरेट लेवल मोटिवेटर की तरह एक्ट करते हैं, यानी लीडर्स। समझ आया ना? पक्का 100%। अब ये वाले का ये कौन से पेज पे है? 17 ना। तो तुम ऊपर जहां हम लोग मैनेजमेंट पढ़े थे ना उस पे लिख लो रेफर पेज 17। डन डन डन। आ जाओ अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, और 10-15 मिनट हो ही जाएगा, ये पहला पार्ट तो हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कुछ नहीं, उरी वाला कौन सा वाला? हाँ जा रहा। दिनेश बोलते हैं रंजन सर भी मालबोरो ट्राई किए, बोलता है उनको रुको, तो ऐसा बोला। ठीक है, यहां तक डन है। अब आ जाओ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कुछ नहीं है, उरी का मूवी याद था, उससे रिलेट कर लो, पूरा डेफिनेशन बन जाएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? ये स्ट्रैटेजी बनाने वाला पूरा का पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या मैनेजमेंट बोल सकते हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोला जा सकता है। स्ट्रैटेजी इज अ प्लान, मैनेजमेंट था लोग और काम करवाना, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ फुल प्रोसेस। पूरा काम करने का पूरा जो इंटायर प्रोसेस है स्टार्ट से लेकर एंड तक, क्या वो पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो जाएगा। अब उरी का रेफरेंस ड्रॉ करो। सबसे पहले क्या हुआ, इंडियन आर्मी एग्जाम इमेजिन करो, इंडियन आर्मी का कुछ विजन होगा क्या? विजन मतलब समझता है,
तुम्हारे जिंदगी का विजन क्या है? सीए बनना। किसका किसका विजन है सीए बनना? विजन सीए बनना है। चलो तुम सीए बन गए, अब हो गया विजन पूरा, अब जाग जाना है। विजन होता है समथिंग वेरी एब्स्ट्रैक्ट जो तुम कभी पूरा नहीं कर सकते। विजन क्या हुआ? एक तरह तुम सोचो, आंख खोल के सपना देखना, एक तरह से सोच हुआ, सोच। जैसे अंबानी बनना, मुकेश अंबानी, मुकेश नॉट अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी बनना, ये विजन हो सकता है। या सक्सेसफुल बनना, पैसा कमाना, एब्स्ट्रैक्ट। इसको तुम कुछ ही एक दिन उठ के बोल दोगे आप सक्सेसफुल बन गए। लोग बोल सकते, तुम खुद नहीं बोल सकते। करेक्ट। मुकेश अंबानी भी कभी अनाउंस करते सुना है कि आई एम वेरी सक्सेसफुल? सुना है कभी? नहीं ना। ये लोग कभी नहीं, शाहरुख खान को कभी अनाउंस करते हुए सुना है? पॉसिबल ही नहीं है। बट काम तो अभी भी ये लोग कर रहे हैं, हाँ या ना? तो विजन इज समथिंग जो तुम कभी अचीव नहीं कर सकते, उसके तरफ काम जरूर कर सकते हो। जैसे तुम्हारे लिए विजन है पैसा कमाना या सक्सेसफुल बनना, सीए तो बस एक जरिया है। सीए एक जरिया है, हम लोग आगे देखेंगे कहां फिट होगा, डोंट वरी। जियो का विजन मार्केट कैप्चर नहीं, डिजिटल इंडिया। विजन डिजिटल इंडिया हुआ। जियो तो एक जरिया था ना वो विजन पूरा करने के लिए। कभी भी ऐसा हो सकता है क्या पूरा इंडिया डिजिटल हो गया, रिलायंस जियो बोले आप अपने बिजनेस बंद कर रहे हैं, काम पूरा? पॉसिबल नहीं है। तो ये एवरीडे काम करते रहना पड़ेगा टुवर्ड्स दैट विजन। ये होता है विजन। इंडियन आर्मी का विजन क्या होगा? सिक्योरिटी। कभी भी वो ये बोल सकता है कि आप सिक्योर है, आप अपने सोते हैं, ये पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं। सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी का अलग अलग फॉर्म्स हो जाता है, कोई लैंड होगा, एयरफोर्स होगा और नेवी, वैसे करके डिवाइड हो जाता है। देन अब उसमें इंडियन आर्मी का विजन था सिक्योरिटी। उरी अटैक हुआ, क्या उसका विजन हिला? विजन हिला। इंडियन बेस कैंप में अटैक हो रहा था तो विजन हिला। अब जब विजन हिला तब वो कैबिनेट मीटिंग बैठा था। कैबिनेट मीटिंग में हम लोग पहले क्या डिसाइड किए? 4 में से एक ऑब्जेक्टिव, सर्जिकल स्ट्राइक। वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाया। स्ट्रैटेजी बनाया, फॉर्मुलेशन या क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी अभी ऊपर पढ़े थे। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना चालू किए, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाया, इंप्लीमेंट एग्जीक्यूशन चालू किया। जैसे ही इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन चालू किया, कुछ अनएंटिसिपेटेड इवेंट आया, उसमें हम लोग क्या किए? रिएक्टिव स्टेप्स लिया, रिएक्शंस किया और कंटिन्यू किया स्ट्रैटेजी कैरी आउट करना। ये पूरा कहानी को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और कुछ जितना अभी तक पढ़ा समेट लो सब कुछ को, यही लिखा है, देख लो, देख लो। आ जाओ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजेरियल प्रोसेस। व्हाट डू मीन बाय मैनेजेरियल प्रोसेस? मैनेजमेंट के द्वारा ये काम किया जा रहा है। ऑब्वियसली एक एम्प्लॉय उठ के नहीं बोलेगा हमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है, समझा? मैनेजेरियल प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है? एक विजन बन रहा है, विजन बन रहा है। दूसरा, उसको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाया जा रहा है। एक ऑब्जेक्टिव पे अभी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारा बना, एक को पूरा करना है। वो पूरा करने के लिए क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी। कौन सा स्ट्रैटेजी बनेगा? ये प्रोएक्टिव। क्या इसको हम लोग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन बोल सकते हैं? या प्रोएक्टिव। अब यहां जो स्ट्रैटेजी बन रहा है कौन से लेवल पे बनेगा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर? बोले तो कॉर्पोरेट, बिजनेस या फंक्शनल? तीनों लेवल पे ना। कॉर्पोरेट लेवल पे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, फिर उसको देख के बिजनेस वाला अपने लिए बनाएगा बिजनेस स्ट्रैटेजी, फिर उसको देख के फंक्शनल वाले लोग अपने लिए बनाएंगे फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। अब देखा क्यों वो टॉपिक इंपॉर्टेंट था? तुम रिलेट अब कर पाएगा। डन है ना? पक्का? क्लियर? उसको बना तो दिए, उसके बाद में इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट। इंप्लीमेंट, एवैल्यूएट। एवैल्यूएट हो गया मॉनिटरिंग। इंप्लीमेंट होते तो अजित डोभाल मॉनिटर कर रहा था ना स्क्रीन पे, सब काम कैसा चल रहा है, सही चल रहा है ना, वैसा। इंप्लीमेंट, एवैल्यूएशन। क्लियर? और उसके बाद अगर कुछ अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हुआ तब फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट वेरेवर नेसेसरी। इसका मतलब
रिएक्टिव या अडेप्टिव स्ट्रेटेजी। और ये इंप्लीमेंटेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन लिख सकते हैं या एग्जीक्यूशन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। डन हुआ, पक्का, यहां तक क्लियर है। विजन एंड ऑब्जेक्टिव का हम लोग करेंगे, नेक्स्ट पार्ट आएगा, बाद में आएगा, वो हम लोग करेंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कशन है, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सब डिटेल डिस्कशन है आगे, वो हम लोग करेंगे, तो डोंट वरी। यहां तक क्लियर हो रहा है, पूरा कंफर्ट। बोलो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, सॉरी, सबसे पहले विजन बना रहे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बना रहे, स्ट्रैटेजी बना रहे, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, फिर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इवैल्यूएट हो रहा है, और करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। हाँ ठीक है, रिएक्टिव, जब रिएक्टिव स्टेप हो गया, वो सेम चीज, वर्ड्स फिट हो रहा है ना दिमाग में, यही होना चाहिए। अगर ये होते जा रहा है, तुमको आगे यही सारा वर्ड घूम फिर के दिखेगा, इसीलिए हम ये बेसिक चीज में टाइम दे दिया। डन है ना, पक्का। एक लास्ट चीज और कर सकते हैं कि एक चीज कर, कुछ नहीं, खाली हम तुमको स्टोरी की तरह पॉइंट्स फिट करा देता है, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, एकदम स्टोरी से याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो हम लोग देख लिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टूल, हाँ या ना, प्लान बनाना है। अब प्लान का ऑब्वियसली फायदा तो बहुत सारा है, कुछ नुकसान भी है क्या? कुछ नुकसान भी है क्या? कुछ तो नुकसान हो ही सकता ना, तुम बजटिंग ही करते बैठे, डेली तो प्लान बनाते ही अपने, डेली चेंज हो जाता है, रिजिडिटी हो जाता है, प्लान फॉलो करने में तुमको तुम्हारा सारा ध्यान रह जाता है, एक्चुअल में कुछ और बेटर हो सकता था जो नहीं हो रहा है, प्लान बनाने का टाइम अलग खर्चा हो रहा है, ये सब पॉइंट्स आएगा। तो कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है, तो ये रहा अपना बेनिफिट्स, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, एकदम स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन बन सकता है बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। और नेक्स्ट पेज में लिमिटेशंस। ओल्ड सिलेबस तक 5 था, अब न्यू का एक बार पेपर पैटर्न आ जाए तब पता चलेगा, कोई एमटीपी निकलने का वेट कर रहा है। 5 ही होना चाहिए या नहीं तो फिर 7 हो जाएगा, नहीं दिया ना, आरटी में तो क्वेश्चन देता है खाली, वो मार्क्स नहीं बताता कभी भी, सिंपल ही था, मतलब जैसा नॉर्मली होना चाहिए, इसमें कुछ अलग तो नहीं पूछा अभी तक, जो आरटीपी देख के, जैसे जैसे हम लोग का कवर होगा, हम आरटीपी ड्यूरिंग द क्लास ही तुम्हारा केस स्टडीज, जैसे जैसे अपना टॉपिक खत्म कवर होगा ना, वैसे वैसे ही उसको कवर कर लेंगे, तो तुम्हारा उसमें कवर हो गया। हाँ हाँ, एमसीक्यू उसको लेके चाप मतलब हो जाएगा, दोनों तुम मेरे ऊपर छोड़ दो ना, सिलेबस पूरा हो जाएगा, याद भी होगा, अभी तक याद हो रहा है ना, सब याद हो जाएगा बस। आ जाओ, अब देखो इंपॉर्टेंट जब बेनिफिट्स, कोविड जब आया तो वो एक नया इवेंट था सबके लिए, अब उसको डील करने के लिए हर दिन एक स्ट्रैटेजी बना रहा था, हाँ या ना, हर कंट्री बैठ के स्ट्रैटेजी बना रहा था। वैक्सीन वॉर मूवी देखा है क्या तुम? हम उसका रेफरेंस नहीं लेना, हमको पता है 90% लोग नहीं देखे होंगे, वो कब आया कब हट गया पता भी नहीं चला, हाँ मतलब ओटीटी पे देखना पड़ेगा, पर देखना जब टाइम मिले वो मूवी देखना, तुमको पता चलेगा इंडिया का कैसे डीलिंग था उस समय का, और अच्छा था। तो जब फर्स्ट लॉकडाउन था, क्या वो प्लान्ड था या अनप्लान्ड था? जितना भयंकर प्लानिंग के साथ फर्स्ट लॉकडाउन था, उतना ही वाहियात सेकेंड वाला वेव था, हाँ या ना। तो फर्स्ट लॉकडाउन बेनिफिट्स में कवर हो जाएगा, सेकेंड वाले से हम लोग लिमिटेशन ड्रॉ कर देंगे, तो तुम सुनो तो सही, ठीक है। तो सबसे पहले कोविड आया, अब कोविड से तुमको डील करना है, एक है जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे डेली डेली का केस बढ़ रहा है, वैसे वैसे तुम डील कर रहे हो, वैसे चलेगा नहीं, तो एक प्लान स्ट्रैटेजी तुमको बनाना पड़ेगा, हाउ टू डील विद द एंटायर सिचुएशन। अब तुम सोचो अगर तुम गवर्नमेंट लेवल पर होते, इंडिया का आबादी एंड काउंटिंग में चल जाता है, वॉट एवर एंड काउंटिंग, 150 करोड़ एंड काउंटिंग, है या ना, और एंड काउंटिंग इन बोल्ड एंड कैपिटल, बहुत वेटेज है उधर, करेक्ट। अब इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री और हेल्थ केयर के नामो निशान का आता पता भी नहीं है, ऐसा कंट्री को डील करने के लिए था तो नहीं हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो बेस्ट केस क्या निकला? लॉकडाउन। कभी सोचे भी नहीं था ऐसा कुछ होता था,
पहली बार आपने देखे, लॉकडाउन आया, प्रोएक्टिव स्टेप था, रिएक्टिव स्टेप था? प्रोएक्टिव स्टेप था। क्यों? कंट्रोल करने का था ना उस समय के स्प्रेड को। रिएक्टिव तो सेकंड वाला था, जहां पे हमारा कोई प्लान ही नहीं था। फर्स्ट वाला स्टेप क्या था? प्रोएक्टिव स्टेप था ना, गवर्नमेंट को डील करने के लिए। प्रोएक्टिव स्टेप, लॉकडाउन लगा दिया, मीनवाइल वो सारा काम किए जा रहे हैं, है या ना? तो पहला प्रोएक्टिव स्टेप था, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। तो अगर तुम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हो, यू आर प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव, वही होना चाहिए। सेकेंड, जब तुमको लॉकडाउन लगाना है, क्या वो लॉकडाउन के पीछे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था कुछ? कोई तो ऑब्जेक्टिव था ना, क्या? केसेस के स्प्रेड को रोकना है। पहले स्प्रेड रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे, उसके बाद कैसे डील करना है, वैक्सीन मीनवाइल बनता रहेगा, हाँ या ना? पक्का? तो एक ऑब्जेक्टिव बना और सबको एक डायरेक्शन मिला ना, लोग वो अनाउंस किया गया था टीवी पे आके, भाई और बहनों, बस 8 बजे का अनाउंसमेंट तो अब डर ही लगता है। पहला अनाउंसमेंट कौन सा था, याद है? कब हुआ था? बोलना, 1 जुलाई 2017, बोलो। 2016, कौन सा डेट? 8 नवंबर 2016। चल ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बस बता दी। चलो, तो पहला प्रोएक्टिव तो था। सेकंड, वो एक डायरेक्शन दिया, ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प की। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि इसके स्प्रेड को रोकना है, स्प्रेड नहीं होना चाहिए। सेंस बना? अब ये सोच था। थर्ड स्टेप, तुम अगर अपने में स्ट्रैटेजी बना के खुश हो लिए, हाँ बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बना, काम हो जाएगा क्या? मुकेश अंबानी बैठ के मुस्कुरा रहे अपने केबिन में, जियो बहुत बढ़िया बना है स्ट्रैटेजी, बट बाकी किसी को पता ही नहीं करना क्या है, क्या होगा फिर? ऑब्वियसली वो ऑन पेपर ही रह जाएगा। तो बाकी को सबको बताना पड़ेगा ना। कैसे बनाया था? जब कोविड बना था, एक एसओपी निकला था, सब्जी वाले को क्या करना है, मूवी वाले को क्या करना है, हॉल्स बंद रहेंगे, सब्जी खाली इतने दिन, इतने से इतने 2-3 घंटे तक चालू रहेगा, रोड पे एक गाड़ी दिखना नहीं चाहिए, तुम तो भूल से भी मत दिख जाना, ऐसा पूरा फ्रेमवर्क निकला था, आया ना? बोलो ना। हाँ, तो एक फ्रेमवर्क आया, तो लोगों को एक फ्रेमवर्क दे दिया ना, कैसे तुमको काम करना है, आया ना? बोलो ना, ठीक है। और जैसे ही फ्रेमवर्क आया, अब मीनवाइल तुम अपना बाकी काम भी कर सकते हो ना। मैनेजमेंट क्या करता है? फ्रेमवर्क बना के लोगों को दे दिया, तुम काम करते रहो, हम लोग बाकी काम करते रहेंगे। एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर। मीनवाइल फर्स्ट लॉकडाउन में हम हेल्थ केयर डेवलप कर रहे हैं, और किसी को ये नहीं बताया गया था कि हेल्थ केयर अभी सही नहीं है, पैनिक सिचुएशन हो रहा था, तो पैनिक को ओवरकम किया जा रहा है विदाउट इन्फॉर्मिंग, हाँ या ना? हेल्थ केयर वो सब स्टेडियम वगैरह को भी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना दिया था, एक बार टेम्पररी डील करने के लिए, याद आ रहा है ना? ये होटल बेड्स, स्कूल्स, स्टेडियम्स, कोई इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, ये सब, इन सबको मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना दिया गया था, है ना? देन एक्ट एज अ पाथ फाइंडर। अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा था ना मीनवाइल, कि कैसे हम इसको और डील कर सकते हैं। मीनवाइल वैक्सीन बोल रहे हैं, सैनिटाइजर, पीपीई किट, ये सब चीज का प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर, सब चीज, मास्क, सब चीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, है या ना? और ऑक्सीजन कैसे, प्लांट थोड़ी था इंडिया में, कौन बनाना चालू किया ऑक्सीजन? जितने बाकी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, ये सब जितने भी इंडस्ट्रियल कंपनीज है, यही लोग ऑक्सीजन प्रोडक्शन चालू किए टू सपोर्ट ये लॉकडाउन वाले स्टेप को। समझ आया ना? पक्का। पीपी किट कौन बना रहा है? यही सब तो लोग बना रहे थे, जो कार सीट बनाता है ना, गाड़ी का जो सीट बनाता है, वो लोग ही पीपी किट बनाना चालू किया। तो मतलब सीएसआर, सबके लिए एक सीएसआर इनिशिएटिव हो गया था, तो सब इसमें जुड़ गए। एक्ट एज अ पाथ फाइंडर। मीनवाइल इंडिया में क्या डिफेंस के लिए वैक्सीन बनना चालू हो गया था। अब ऑब्वियसली वो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, बट प्रोसेस शुरू हो गया था, है या ना? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, एक डिफेंस मैकेनिज्म साइमल्टेनियसली रेडी होते जाना चाहिए, है या ना? अब यहां तक एक बार पॉइंट्स रिपीट करो। सबसे पहले लॉकडाउन वाले इसको इमेजिन करो। पहला, हाँ, लिंडे इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन, करेक्ट। पहला प्रोएक्टिव है, लॉकडाउन प्रोएक्टिव स्टेप था। सेकंड, वो तुमको एक डायरेक्शन और ऑब्जेक्टिव सेट करके दे दिया कि प्रिवेंट स्प्रेड को रोकना है। थर्ड, लोगों के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आया था, और जब फ्रेमवर्क दे दिया, मीनवाइल हम लोग पाथ फाइंडर की तरह बाकी काम करते रहेंगे, साइमल्टेनियसली
डिफेंस मैकेनिज्म, वैक्सीन प्रोडक्शन हो रहे हैं वहां पे, करेक्ट। और अगर ये सब था, तुम क्या बोल सकते तुम्हारा एवरेज लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ गया? नहीं होता तो चले पक्का। लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस मतलब उसका स्पैन बढ़ा, वो जल्दी फेल हो सकता था, अब इसकी वजह से थोड़ा लाइफ स्पैन इंक्रीज हुआ। और फर्स्ट लॉकडाउन सेकेंड लॉकडाउन जितना घटिया था मालूम है, वो लिमिटेशन में भी ले लेंगे उसको, उतना ही अच्छा फर्स्ट लॉकडाउन था। एंड फर्स्ट लॉकडाउन को बाकी कंट्रीज एक्चुअल में फॉलो करने लग गए थे, वो इतना प्लान्ड और केयरफुली थॉट आउट मूव था। बट सेकेंड में सब बराबर हो गया, ठीक है, डन है ना। तो फर्स्ट के बाद लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस बढ़ा, और लास्ट में कोर कॉम्पिटेंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या इंडिया अपना कोर कॉम्पिटेंस क्रिएट कर लिया था उस समय? हाँ, वो बल्कि इतना सैनिटाइजर, मास्क और ये वैक्सीन और पीपी किट्स बनाने लगा कि वो एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया था। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोर कॉम्पिटेंस, क्या वो डिपेंडेंट था ऑन अदर कंट्रीज? नॉट एट ऑल। फर्स्ट लॉकडाउन में तो बिल्कुल भी नहीं। डन ना, पक्का। हेड पॉइंट याद हुआ, 80% काम हो गया, कुछ हम लोग पढ़े भी नहीं, एक बार हेड पॉइंट रिपीट कर लो। पहला, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। लॉकडाउन से पूरा स्टोरी से याद करने का। पहला लॉकडाउन आया, इट वॉज अ प्रोएक्टिव स्टेप, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। उसके कारण क्या हुआ? एक डायरेक्शन और ऑब्जेक्टिव मिला कि स्प्रेड को रोकना है। हेड पॉइंट खाली, स्प्रेड को रोकना है, तुम हेड पॉइंट बोलना होगा, बोलो। थर्ड, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करके दिए लोगों को, कैसे काम करना है कैसे नहीं। फोर्थ, मीनवाइल हम लोग पाथफाइंडर अप्रोच, सब कुछ प्रोडक्शन बढ़ना चालू हुआ, एंड साथ में वैक्सीन प्रोडक्शन हो रहा है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। ये सारा चीज होते होते इंडिया का लाइफ स्पैन बढ़ा, लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस, और इंडिया में कोर कॉम्पिटेंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट हुआ। डन है, पक्का। कुछ एक्सप्लेन नहीं किया अभी, वो करना बचा है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास। पॉइंट याद हुआ ना तुमको? अल्टीमेटली एग्जाम का काम हो रहा है, बट नहीं, ये सारा एक्सप्लेनेशन आएगा। अब हम लोग इसको फिट कर देंगे एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल में। डन, पक्का, कंफर्ट है यहां तक? चलो ओके बाय। तो बस नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे, लिमिटेशन हो जाएगा, पहला पार्ट खत्म, फिर चले जाएंगे सेकेंड पार्ट में। 17 यहां तक याद हो रहा है ना? ये लो,